झमाझम शिमला की एक छोटी सी ढलान पर बारिश तेज और तेज होती जा रही थी। यहाँ की बारिश किसी और जगह जैसी नहीं थी। ये बर्फीली ठंडी थी जो कपड़ों के हर रेशे में घुस जाती थी और अपने साथ घना कोहरा भी लाती थी, जिससे कुछ ही मीटर तक देखना मुश्किल हो जाता था। मीरा शर्मा अपनी पुरानी जैकेट में सिकुड़ी हुई तेजी से कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके रबर के बूट कीचड़ से सने हुए थे और उसकी साइकिल के पीछे का कैरियर हर थके हुए कदम के साथ खड़खड़ा रहा था। रात के लगभग 10 बज चुके थे। एक ढाबे पर बर्तन धोने के लंबे दिन के बाद उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। वो बस जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी, जहां उसका 4 साल का बेटा चिंटू इंतजार कर रहा था। ये ढलान सुनसान थी। बारिश के पर्दे के बीच से बस कुछ घरों से पीली रोशनी की किरणें छनकर आ रही थी। हवा सड़क के किनारे के देवदार के पेड़ों से टकराकर दर्द भरी आवाज कर रही थी। मीरा ठंड से नहीं बल्कि दिल को चीर देने वाले अकेलेपन के एहसास से कांप उठी। अचानक मूसलाधार बारिश के बीच उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक टूटी फूटी कमजोर कराह। मीरा ने अपनी साइकिल रोकी और कान लगाकर सुनने लगी। वो धीमी आवाज लगभग बारिश के शोर में दब गई थी। शायद उसे सुनने में गलती हुई हो। उसने आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन फिर वो आवाज थोड़ी और साफ सुनाई दी, जो सड़क के किनारे घनी झाड़ियों से आ रही थी। मदद! मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आधी रात को इस सुनसान जगह पर वहां कौन हो सकता है? उसकी अंतरात्मा ने कहा कि उसे तुरंत चले जाना चाहिए, किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर किसी जरूरतमंद की तस्वीर उसके दिमाग में घूमने लगी। क्या पता अगर उन्हें सच में मदद की जरूरत हो? कुछ देर की मानसिक जद्दोजहद के बाद उसकी दयालुता डर पर हावी हो गई। मीरा ने अपनी साइकिल एक देवदार के पेड़ से टिकाई, अपने पुराने फोन की टॉर्च जलाई और कांपते हुए झाड़ियों की ओर बढ़ी। कमजोर रोशनी भीगी हुई पत्तियों पर पड़ी और फिर वो सन रह गई। एक आदमी जमीन पर सिकुड़ा हुआ पड़ा था। उसने एक काली शर्ट पहनी हुई थी, जो बारिश के पानी और उसकी कमर के पास से बह रहे गहरे लाल रंग के चिपचिपे पदार्थ से भीगकर और भी गहरी हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें कसकर बंद थीं और सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कागजात नहीं, बस एक बेहोश आदमी रात की बारिश में पड़ा था। भाई साहब, भाई साहब। आप ठीक तो हैं? मीरा ने कांपती हुई आवाज में धीरे से पुकारा। उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना हाथ उसकी नाक के पास रखा। उसे अभी भी हल्की सांसें महसूस हो रही थीं। वो जिंदा था। अब क्या किया जाए? एम्बुलेंस बुलाए। उसके फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और यहां सिग्नल भी ठीक नहीं था, और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो इंतजार नहीं कर पाएगा। उसे छोड़कर जाने से उसका ज़मीर उसे कचोटता। मीरा ने अपने होंठ काटे। उसके दिमाग में एक साहसी फैसला आया। उसका घर इसी ढलान के आखिर में ही तो था। वो उसे पहले घर ले जाएगी, उसे गर्माहट देगी और फिर देखेगी। ये सोचते ही उस छोटे कद की दुबली पतली लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बड़े से आदमी को उठाने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर ढीला था, उसका वजन उसे नीचे खींच रहा था, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति से मीरा उसे अपनी पीठ पर उठाने में कामयाब रही। हर कदम कीचड़ में गहराई तक धंस रहा था। बारिश अभी भी उसके चेहरे पर कोड़ों की तरह बरस रही थी। जैसे ही वो गली के कोने पर पहुंची, एक दरवाजा खुला और पड़ोसन शांति आंटी टॉर्च लेकर बाहर निकली। ये नज़ारा देखकर वो घबरा गईं। हे भगवान, मीरा बेटी ये क्या कर रही है? आधी रात को ये किसे घर ले जा रही है? शांति आंटी, ये भाई साहब सड़क के किनारे गिरे हुए मिले, शायद कोई हादसा हो गया है। मीरा हांफते हुए बोली। उसकी आवाज लगभग टूट चुकी थी। कोई हादसा नहीं। हे भगवान, तेरे घर में एक छोटा बच्चा है। तू इस मुसीबत को घर क्यों ला रही है? अगर ये कोई बुरा आदमी हुआ तो पुलिस को बुला बेटी। शांति आंटी ने चिंता से सलाह दी। लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है आंटी, इन्हें ऐसे बाहर छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं बस इन्हें घर ले जाकर थोड़ी गर्माहट दे दूंगी। ये कहकर मीरा ने शांति आंटी को और कुछ कहने का मौका नहीं दिया और उस आदमी को अपने छोटे से लकड़ी के घर की ओर ले जाने लगी। उसने अपने कंधे से दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजा खुलते ही एक छोटा सा सिर बाहर झांका। चिंटू, उसका बेटा, अभी तक सोया नहीं था। उसने खरगोश की तस्वीर वाला नाइट सूट पहना हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें मां की पीठ पर उस अजनबी को हैरानी से देख रही थीं।
मीरा ने थककर उस आदमी को घर में एकमात्र लकड़ी के बिस्तर पर धीरे से लिटा दिया। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से एक तौलिया ढूंढा ताकि उसे पोंछ सके। चिंटू धीरे धीरे पास आया। उसके छोटे से हाथ ने अजनबी के ठंडे हाथ को छुआ। वो अपनी माँ की ओर मुड़ा। उसकी साफ आंखों में आंसू भर आए। और उसकी मासूम आवाज उस शांत घर में गूंज उठी, बारिश के शोर को भी चीरती हुई। माँ, ये अंकल बहुत ठंडे हैं, हम इन्हें कंबल ओढ़ा दें? बेटे की बात सुनकर मीरा की सारी थकान और डर गायब हो गया। उसकी आंखों से अचानक आंसू बह निकले, जो उसके गालों पर अटकी बारिश की बूंदों के साथ मिल गए। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज भर्रा गई। हाँ मेरा चिंटू, बहुत अच्छा है, हम साथ में अंकल को कंबल उड़ाते हैं। उस छोटे से घर में बाहर तूफानी बारिश के बीच एक जवान माँ और एक मासूम बच्चा एक अजनबी आदमी को गर्माहट देने के लिए कांपते हाथों से आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। वे इस बात से अनजान थे कि आज रात का ये काम उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगा। अगली सुबह सूरज की पहली कमजोर किरणें खिड़की के झरोखों से छनकर उस छोटे से लकड़ी के घर में आईं। पूरे घर में गर्मा-गर्म खिचड़ी की खुशबू फैल रही थी। मीरा सुबह जल्दी उठकर एक पतीले में पतली खिचड़ी बना चुकी थी। पिछली रात वो लगभग पूरी रात जागती रही थी ताकि उस अजनबी आदमी को गर्म कपड़े से पोंछती रहे। सौभाग्य से उसे केवल कुछ खरोंचें आई थी और शायद ठंड के कारण वो बेहोश हो गया था। इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं लग रहा था। चिंटू भी उठ गया था। वो चुपचाप आग के पास बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें बिस्तर पर लेटे हुए अंकल पर टिकी थीं। तभी बिस्तर पर लेटा आदमी धीरे से हिला और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने आंखें मिचमिचाकर चारों ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट और भ्रम साफ झलक रहा था। ये कौन सी जगह है? एक छोटा सा सादा कमरा जिसकी दीवारें लकड़ी की थीं, पुराना लेकिन साफ सुथरा फर्नीचर। सब कुछ अजीब था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी दुख रहा था। उसकी कमर में हल्का सा दर्द हुआ। उसे जागता देख मीरा जल्दी से गर्मा गर्म खिचड़ी का कटोरा लेकर पास आई। वो झिझकते हुए बोली, आप उठ गए, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उस आदमी, अर्जुन सिंह राठौर, ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उसका चेहरा सौम्य था, आंखें साफ थीं, लेकिन उनमें थकान छिपी थी। उसे पिछली रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। बस एक बर्फीली बारिश और एक छोटी सी परछाई याद थी जिसने उसे सहारा देकर चलने में मदद की थी। मैं कहाँ हूं? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज भारी थी। ये मेरा घर है। कल रात बहुत बारिश हो रही थी। आप सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं आपको यहां ले आई, मीरा ने धीरे से समझाया। अर्जुन ने अपने पहने हुए कपड़ों को देखा। ये उसकी शर्ट नहीं थी, बल्कि एक पुराना लेकिन साफ सुथरा जोड़ा था। उसकी शर्ट धोकर घर के एक कोने में बड़े करीने से सुखाई गई थी। वो कुछ देर चुप रहा। अपनी टूटी फूटी यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि वो एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था जब उसके प्रतिद्वंदियों की गाड़ी ने उसका पीछा किया और उसे किनारे पर धकेल दिया। उसके बाद एक टक्कर हुई और फिर उसे कुछ याद नहीं। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसमें अब ज्यादा ईमानदारी थी। मीरा बस धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसके सादे चेहरे को रोशन कर दिया। कोई बात नहीं, उस स्थिति में कोई भी यही करता। आप थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए ताकि शरीर में गर्माहट आए। उसने खिचड़ी का कटोरा उसे दिया। अर्जुन उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि चिंटू दौड़ता हुआ आया। उसके नन्हे हाथों में भी एक छोटा कटोरा था जिसमें बस थोड़ी सी खिचड़ी थी। उसने कटोरा अर्जुन की ओर किया और उसकी साफ विनम्र आवाज गूंजी, अंकल आप खाइए, माँ बहुत अच्छा बनाती है, मैंने बस आधा ही खाया है। ताकि आपके लिए भी बच जाए। उस बच्चे के मासूम शब्दों ने अर्जुन के पत्थर दिल को पिघला दिया। वो उस लड़के को देखता रह गया। उसके गाल गोल मटोल थे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें दो कंचों की तरह थी जिनमें कोई मैल नहीं था। जिस दुनिया में वो जी रहा था, जो हिसाब किताब और धोखे से भरी थी, उस बच्चे की ईमानदारी एक ठंडे पानी के झरने की तरह थी। उसने कभी इतनी पवित्र चीज नहीं देखी थी। धन्यवाद बेटा, अर्जुन मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान जो उसके आमतौर पर ठंडे चेहरे पर बहुत कम आती थी। उसने चिंटू के सिर पर हाथ फेरा। मीरा ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में प्यार
और थोड़ी दया थी। वो जानती थी कि उसका बेटा भूखा है, लेकिन उस बच्चे ने बहुत जल्दी ही बांटना सीख लिया था। चिंटू बेटा, तुम अपना हिस्सा पूरा खा लो, माँ ने बहुत बनाई है, अंकल के लिए भी काफ़ी है, मीरा ने कहा। लेकिन चिंटू ने सिर हिला दिया। नहीं माँ, आपने सिखाया है कि हमें ज़रूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। अंकल बीमार हैं, उन्हें मुझसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप मीरा के हाथ से खिचड़ी का कटोरा ले लिया। कटोरे की गर्माहट उसकी हथेली में फैली और फिर उसके दिल की गहराई तक पहुंच गई। उसने धीरे धीरे खाया। ये एक साधारण खिचड़ी थी, कोई शाही पकवान नहीं, लेकिन शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। इसमें सिर्फ चावल का मीठापन और मसालों की खुशबू नहीं थी, बल्कि इसमें गर्माजोशी भरे इंसानी रिश्ते का स्वाद भी था, बिना किसी हिसाब किताब के बांटने का स्वाद। खाने के बाद अर्जुन को बहुत बेहतर महसूस हुआ। उसने मीरा से पूछा, मेरा फ़ोन और बटुआ क्या तुमने देखा? मीरा ने सिर हिलाया। जी नहीं, जब मैंने आपको देखा तो आपके पास कुछ भी नहीं था? अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यकीनन उन लोगों ने सबूत मिटाने के लिए सब कुछ ले लिया होगा। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि वो एक सुरक्षित जगह पर है। कम से कम यहां कोई नहीं जानता कि वो कौन है। वो तुरंत बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से माँ बेटे के लिए खतरा हो सकता था। तो क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकता हूं, जब तक कि मैं बेहतर महसूस न करूं और बारिश न रुक जाए? उसने कहा। उसकी आंखें सीधे मीरा को देख रही थीं। थोड़ा पूछने वाले अंदाज में मीरा थोड़ी असहज हो गई। एक अजनबी आदमी को घर में रखना कोई अच्छी बात नहीं थी, खासकर जब वो एक छोटे बच्चे के साथ अकेली हो। तो पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो मना नहीं कर सकी। जी ठीक है, मेरा घर थोड़ा छोटा है, अगर कोई असुविधा हो तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। धन्यवाद, मेरा नाम अर्जुन है और मैं मीरा हूँ। ये चिंटू है, मेरा बेटा। चिंटू जो अपने पुराने भालू के साथ खेल रहा था। माँ का नाम पुकारने पर मुड़ा और अर्जुन को एक उज्जवल मुस्कान दी। उस मुस्कान ने उस छोटे से घर की सारी उदासी और चिंता दूर कर दी। अर्जुन जानता था कि यहाँ उसके आने वाले दिन शायद बुरे नहीं होंगे। अगले कुछ दिन शिमला में बारिश नहीं थमी। लगातार होती रिमझिम बारिश जैसे किसी को रुकने के लिए मजबूर कर रही हो। अर्जुन को मीरा के छोटे से घर में ही रहना पड़ा। एक अजनबी आदमी की मौजूदगी ने शुरू में माहौल को थोड़ा अजीब बना दिया था, लेकिन चिंटू की मासूमियत ने जल्द ही इस दूरी को खत्म कर दिया। अर्जुन के लिए ये एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे आलीशान बंगलों में रहने, निजी रसोइयों द्वारा तैयार किए गए व्यंजन खाने और महंगी कारों में घूमने की आदत थी, लेकिन यहाँ सब कुछ बेहद सादा था। घर में सिर्फ एक ही कमरा था जो लिविंग रूम, बेडरूम और किचन तीनों का काम करता था। भोजन में सिर्फ उबली हुई सब्जियां, दाल और थोड़ी सी सूखी रोटी होती थी। रात में मीरा और चिंटू जमीन पर बिछे एक पतले गद्दे पर सोते थे और घर का एकमात्र लकड़ी का बिस्तर उसके लिए छोड़ देते थे। लेकिन अजीब तरह से अर्जुन को बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे एक ऐसी शांति मिली जो उसकी अमीर जिंदगी उसे नहीं दे सकी थी। हर सुबह उसकी आंख नए पके चावल की महक और चिंटू की खिलखिलाहट से खुलती थी। वो लड़का उससे बहुत घुल मिल गया था। चिंटू अक्सर अपने पुराने खिलौने उसे दिखाने लाता और उसे खरगोश और भालू के बारे में अधूरी अधूरी कहानियां सुनाता था। अर्जुन अंकल, ये देखिए, खरगोश का कान फट गया है, मेरी माँ ने इसे सिल दिया। मेरी माँ बहुत अच्छी है, चिंटू ने गर्व से अपना फीके रंग का खरगोश दिखाते हुए कहा। अर्जुन ने खरगोश के कान पर लगे करीने से टांके देखे और फिर मीरा को देखा जो किचन में काम कर रही थी। तुम्हारी माँ सच में बहुत अच्छी है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चिंटू से कहा। एक दिन उसने देखा कि टक्कर के कारण उसकी शर्ट के कंधे पर एक छोटा सा छेद हो गया है। उसने सोचा कि उसे इसे फेंकना होगा, लेकिन शाम को जब मीरा काम से लौटी तो उसने ये देखा और चुपचाप सुई धागा निकालकर पीली रोशनी में बैठकर उसे ध्यान से सिलने लगी। अर्जुन सामने बैठकर चुपचाप उसे देख रहा था। रोशनी में मीरा का झुका हुआ चेहरा बहुत शांत और कोमल लग रहा था। उसके सुई धागे के हर टांके बहुत नियमित और सावधानी से लग रहे थे। उसने अचानक पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? हम तो अजनबी हैं। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें साफ थीं।
उसने कुछ देर सोचना बंद किया और फिर धीरे से जवाब दिया, क्योंकि जब मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल में थी तब एक अजनबी ने मेरी मदद की थी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। ना ही उन्होंने मुझसे बदले में कुछ मांगा। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर भविष्य में मुझे कोई ज़रूरतमंद मिले तो मैं उसकी मदद करूं, जैसे मेरी मदद की गई थी। अच्छाई ऐसे ही एक दूसरे तक पहुंचती रहती है तो जिंदगी बेहतर हो जाती है ना? मीरा के जवाब ने अर्जुन को चुप करा दिया। उसे ऐसे रिश्तों की आदत थी जो फायदे पर बने होते थे, जहां हर काम का कोई मकसद होता था। पहली बार उसने इतना सरल लेकिन गहरा जीवन दर्शन सुना था। वो उसके अतीत के बारे में, उन कठिनाइयों के बारे में जानने को उत्सुक था जिनसे वो गुजरी थी, लेकिन उसने नहीं पूछा। उसे लगा कि उसे उस इंसान के घावों को कुरेदने का कोई हक नहीं है जिसने उसे बचाया था। शाम को चिंटू के सो जाने के बाद वे अक्सर आग के पास बैठते थे। लकड़ियों के चटकने की आवाज और आग की लपटें दोनों के चेहरों को रोशन कर रही थीं। वे हर तरह की अधूरी अधूरी बातें करते थे। मीरा घर के पीछे उगाए गए हाइड्रेंजिया के फूलों के बारे में, शिमला के खास व्यंजनों के बारे में बताती थी। अर्जुन अपनी यात्राओं के बारे में, उन जगहों के बारे में बताता था जहां वो गया था, लेकिन उसने अपनी असली पहचान और काम को पूरी तरह से छिपा लिया था। उसने बस इतना कहा कि वो एक साधारण ऑफिस कर्मचारी है। उन बातों के दौरान अर्जुन ने धीरे धीरे मीरा में एक जबरदस्त जीवटता महसूस की। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा हर चीज को एक आशावादी नजरिए और एक दयालु दिल से देखती थी। एक दिन चिंटू के लिए एक पुराना स्वेटर सिलते समय मीरा ने गलती से अपनी उंगली में सुई चुभो ली। एक छोटी सी लाल बूंद निकली। उसने जल्दी से अपनी उंगली मुंह में डाल ली। अर्जुन ने ये देखा और न जाने क्यों उसका दिल दुख गया। उसने जल्दी से अपना छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। सौभाग्य से वो अभी भी उसकी जैकेट की जेब में था। उसने सावधानी से उसके घाव पर पट्टी बांधी। अगली बार ज्यादा सावधान रहना, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी डांट थी, लेकिन वो परवाह से भरी थी। उसका गरम बड़ा हाथ उसके पतले हाथ पर रखा हुआ था। मीरा शर्मा गई और उसने अपना हाथ खींच लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। धन्यवाद। उस पल समय जैसे रुक गया। दोनों ने अपने दिलों में एक अजीब सी हलचल महसूस की। उनके बीच अब बचाने वाले और बचाए जाने वाले का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गर्म अनकहा एहसास पैदा हो गया था। शिमला की बारिश के दिन अचानक बहुत खूबसूरत लगने लगे। अर्जुन ये चाहने लगा कि बारिश हमेशा के लिए होती रहे, ताकि वो इस छोटे से घर में रह सके, चिंटू की हंसी सुन सके, मीरा के हाथ का बना खाना खा सके और हर दिन उसकी सौम्य मुस्कान देख सके। वो बाहर की दुनिया को, व्यापार की लड़ाइयों को, साजिशों और हिसाब किताब को अस्थायी रूप से भूल गया था। यहाँ उसकी आत्मा को शांति और सुकून मिल रहा था। मीरा के माँ बेटे के छोटे से घर में एक अजनबी आदमी की मौजूदगी जिज्ञासु पड़ोसियों की नज़रों से छिप नहीं सकी। शिमला भले ही एक पर्यटन शहर हो, लेकिन छोटी छोटी गलियां एक छोटे से गांव की तरह थीं, जहां हर छोटी बड़ी बात जंगल की आग की तरह फैलती थी। मीरा के घर में एक लड़का आया है कि कहानी को मिर्च मसाला लगाकर एक दूसरे के कानों में सुबह के बाजार में पहुंचाया जाने लगा। सुना है वो लड़का बड़ा हैंडसम है। पता नहीं उस भोली भाली मीरा को क्या झांसा दे रहा है, या शायद उसने देखा कि माँ बेटा अकेले हैं तो फायदा उठाने आ गया। बेचारी पहले ही अकेले बच्चे को पाल रही है और अब एक और बोझ ले आई। उसकी तो किस्मत ही खराब है। ये बातें चाहे जानबूझकर कही गई हों या अनजाने में, मीरा के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। वो सब सुनती थी, लेकिन चुपचाप सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो हर किसी को ये नहीं समझा सकती थी कि वो सिर्फ एक ज़रूरतमंद की मदद कर रही है। वे विश्वास नहीं करते, या अगर करते भी तो उसे बहुत भोला समझती। सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया शांति आंटी की थी, जो सामने रहती थी। शांति आंटी बुरी नहीं थी, लेकिन थोड़ी रूढ़िवादी और दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल देने वाली थी। वो मीरा को अपने घर की बेटी की तरह मानती थी। इसलिए उसे उसकी ज्यादा चिंता थी। एक शाम जब मीरा काम से लौट रही थी तो शांति आंटी ने उसे गली के कोने पर ही रोक लिया। मीरा, इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। उन्होंने मीरा का हाथ खींचकर अपने घर में ले लिया। उनका चेहरा गंभीर था। वो नौजवान अभी भी तेरे घर में है? जी आंटी, मीरा ने धीरे से जवाब दिया। हे भगवान,
तुझे पता है लोग क्या क्या बातें बना रही हैं? वे कह रही हैं कि तू चरित्रहीन है, बिना शादी के एक आदमी को घर में रख लिया है। क्या तूने उस बच्चे के बारे में सोचा? कल को जब वो बड़ा होगा और लोगों को अपनी माँ के बारे में कानाफूसी करते सुनेगा तो वो क्या सोचेगा? शांति आंटी ने एक सांस में सब कह दिया। उनकी आवाज में गुस्सा और हमदर्दी दोनों थी। मीरा ने अपना सिर झुका लिया। दोनों हाथ आपस में मसल रही थी। वो जानती थी कि शांति आंटी सिर्फ उसकी चिंता कर रही हैं। आंटी, मैं जानती हूं आप मेरी चिंता कर रही हैं। लेकिन वह सच में एक अच्छा इंसान है। उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कुछ दिन और रुकिए, मौसम साफ होते ही वह चला जाएगा। अच्छा या बुरा तू कैसे जानती है? लोगों का दिल पढ़ना बहुत मुश्किल है बेटी। मेरी बात मान, उसे जाने के लिए कह दे। लोगों को बातें बनाने का मौका मत दे। बेचारी माँ बेटी। बातचीत एक गतिरोध में समाप्त हुई। मीरा भारी मन से घर लौटी। वो जानती थी कि वो दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करके नहीं जी सकती, खासकर जब इसका असर उसके बेटे पर पड़ सकता हो। तभी चिंटू बाहर आंगन में खेल रहा था। उसने देखा कि मोहल्ले के कुछ बच्चे एक साथ झुंड बनाकर कानाफूसी कर रहे हैं। झुंड में से सबसे बड़ा लड़का चिंटू की तरफ आया और अकड़कर पूछा, ए चिंटू, क्या तेरी माँ किसी अंकल को घर लाई है? चिंटू ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, अर्जुन अंकल चिंटू के घर पर है। मेरी माँ ने कहा कि मेरी माँ बहुत बुरी है, बिना पति के ऐसा करती है। उस दूसरे बच्चे ने मुंह बिचकाया, हालांकि उसे बुरी शब्द का पूरा मतलब नहीं पता था। लेकिन चिंटू को महसूस हो गया कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने रोते हुए जवाब दिया, मेरी माँ बुरी नहीं है, मेरी माँ सबसे अच्छी है। लेकिन बच्चे बस हंसे और चले गए, चिंटू को अकेला रोता हुआ छोड़कर। अर्जुन घर में किताब पढ़ रहा था। चिंटू के रोने की आवाज सुनकर वो बाहर भागा। उसने देखा कि लड़का जमीन पर बैठा है, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके हुए। चिंटू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? अर्जुन उसके पास बैठकर धीरे से पूछा। चिंटू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसकी आवाज सिसकियों के कारण टूट रही थी। अंकल, वो दोस्त मेरी माँ के बारे में बुरा बोल रहे थे। वे कह रहे थे कि मेरी माँ बुरी है। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो जानता था कि ये सब जल्द ही या बाद में होना ही था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी मौजूदगी माँ बेटे के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसे बहुत अफसोस हुआ। मीरा भी तभी पहुंची और ये नजारा देखा। उसका दिल किसी ने निचोड़ लिया हो। वो दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। चिंटू, चुप हो जा बेटा, मत रो। माँ है ना? चिंटू अपनी माँ के सीने में सिर छिपाकर सिसकता रहा। फिर उसने अपनी माँ और अर्जुन दोनों को देखा। उसकी साफ आंखें मासूमियत से भरी थीं। उसने एक ऐसी बात कही जिसने दोनों बड़ों को हैरान कर दिया। अंकल का घर नहीं है, हम माँ बेटे ने तो बस उन्हें रहने दिया है, तो दोस्त माँ को क्यों डांट रहे थे? चिंटू के मासूम सवाल ने मीरा और अर्जुन के दिलों को चीर दिया। इसने उन सभी झूठी अफवाहों की क्रूरता को उजागर कर दिया। एक दयालु काम पूर्वाग्रह के चश्मे से देखने पर एक बुरी चीज बन गया था। मीरा ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसके आंसू बहते रहे। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे थे, बल्कि अपने बेटे के लिए रो रही थी। उसका बेटा इतना छोटा था कि उसे ऐसी कड़वी बातों का सामना करना पड़ रहा था। अर्जुन पास में खड़ा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने उस औरत को देखा जो अपने आंसू रोकने की कोशिश में कांप रही थी, और उस मासूम बच्चे को देखा जो अपनी माँ की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में गुस्सा और बेबसी की भावना उमड़ आई। उसने महसूस किया कि अब उसके जाने का समय आ गया है। वो अब यहाँ रहकर उनकी अच्छाई को रौंदने और एक बच्चे के बचपन को चोट पहुंचाने का कारण नहीं बन सकता। उस रात बारिश थम गई थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। अगली सुबह जब सूरज अभी निकला भी नहीं था। अर्जुन जाग गया। उसने धीरे से कंबल तह किया और बिस्तर पर करीने से रख दिया। उसकी नजरें आखिरी बार पूरे घर पर घूमी। ये जगह भले ही छोटी और सादी थी, लेकिन इसने उसे पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा शांति भरे दिन दिए थे। उसने मीरा और चिंटू को देखा जो अभी भी जमीन पर बिछे गद्दे पर सो रहे थे। चिंटू का चेहरा शांत था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वो अलविदा कहना चाहता था, सबसे ज्यादा ईमानदारी से धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन उसे उन्हें जगाने का डर था। उसे चिंटू की साफ आंखों का सामना करने का डर था। उसे मीरा की उलझन देखने का डर था। उसने चुपचाप जाने का फैसला किया।
उसने एक छोटा सा कागज और एक पेंसिल ढूंढी और जल्दी से कुछ पंक्तियां लिखी। माँ बेटे को हर चीज के लिए धन्यवाद। मुझे जाना होगा। आप दोनों हमेशा सलामत रहें। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपना नाम नहीं छोड़ा, ना ही कोई संपर्क जानकारी। वो जानता था कि मीरा के स्वभाव के अनुसार वो कभी भी भौतिक रूप से कोई एहसान नहीं लेगी। उसे धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका था कि वो उसकी जिंदगी से गायब हो जाए और माँ बेटे को उनकी पुरानी शांति लौटा दे। उसने कागज का टुकड़ा मेज पर उस फूलदान के पास रख दिया जिसमें चिंटू ने कल अपनी माँ के लिए जंगली फूल तोड़े थे। फिर अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और शिमला की सुबह की धुन में गायब हो गया। जब मीरा की आंख खुली तो सबसे पहले उसने खालीपन महसूस किया। लकड़ी का बिस्तर साफ सुथरा था। अर्जुन नाम का वो आदमी चला गया था। उसने मेज पर कागज का टुकड़ा देखा, उन छोटी पंक्तियों को पढ़ा। उसके दिल में थोड़ी निराशा हुई, लेकिन थोड़ी राहत भी मिली। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया था। चिंटू ने उठकर आंखें मलते हुए पूछा, माँ, अर्जुन अंकल कहाँ है? अर्जुन अंकल को काम से जाना पड़ा बेटा। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अंकल बिना अलविदा कहे चले गए? चिंटू ने मुंह फुलाया। वो दुखी लग रहा था। मैं तो उन्हें अपना नया बनाया हुआ डायनासोर दिखाने वाला था। अगली बार जब मिलोगे तो दिखा देना, मीरा ने उसे बहलाया। हालांकि वो जानती थी कि शायद अगली बार कभी नहीं आएगा। माँ बेटे की जिंदगी वापस अपनी पटरी पर लौट आई। मीरा सुबह से शाम तक काम करती थी। चिंटू घर पर शांति आंटी के साथ रहता था। मोहल्ले में फैली अफवाहें भी उस अजनबी आदमी के न दिखने पर धीरे धीरे शांत हो गईं। एक हफ्ता बीत गया। मीरा लगभग अर्जुन के अस्तित्व को भूल चुकी थी। लेकिन एक शाम जब वो ढाबे की सफाई कर रही थी, कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग जो दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, अचानक उसे ढूंढने आ गए। उन्होंने एक धुंधली तस्वीर दिखाई जो एक सुरक्षा कैमरे से ली गई थी। तस्वीर में एक आदमी था जिसका शरीर अर्जुन जैसा ही था। क्या तुमने इस आदमी को देखा है? उनमें से एक ने पूछा। उसका लहजा धौंस भरा था। मीरा चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से सिर हिलाया। मैं नहीं जानती। सच बताओ। किसी ने तुम्हें पिछले हफ्ते बारिश की रात में एक घायल आदमी को घर ले जाते हुए देखा था? क्या वो यही था? उस आदमी ने जोर से कहा। उसकी नजरें चाकू की तरह मीरा पर गड़ी थीं। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? अर्जुन को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या हो अगर ये बुरे लोग हों जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया हो? अगर उसने सच बता दिया तो क्या वो उसे खतरे में नहीं डाल देगी? ये सोचते हुए उसने पूरी हिम्मत जुटाकर दृढ़ता से जवाब दिया, मैं किसी को नहीं जानती। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। उस आदमी ने उसे कुछ देर घूरा। जब उसे लगा कि कुछ नहीं मिलेगा तो वो गुस्से में चला गया और जाते जाते एक धमकी भरा वाक्य छोड़ गया। अगर तू झूठ बोल रही है तो तेरी खैर नहीं। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसके पैर कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसने जो किया वो सही था या गलत, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे उस आदमी की रक्षा करने के लिए कहा। भले ही वो एक अजनबी ही क्यों ना हो, उसे अर्जुन की सुरक्षा की चिंता होने लगी। वो कहाँ गया होगा? क्या वो सुरक्षित होगा? डर और चिंता ने उस शाम मीरा के दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि भले ही वे कुछ ही दिन साथ रहे हों, लेकिन उस शांत, गर्मजोशी भरे आदमी की छवि अनजाने में उसके दिमाग में गहराई से बस गई थी। उसे नहीं पता था कि दूसरी जगह अर्जुन भी उसके बारे में सोच रहा था। उसने अपने सहायक से संपर्क कर लिया था और अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी को सुलझा रहा था। लेकिन उसके दिमाग में उस छोटे से लकड़ी के घर की छवि, उस मेहनती औरत की छवि और चिंटू की मासूम मुस्कान बार बार आ रही थी। वो सोच रहा था कि माँ बेटा अब कैसे होंगे। क्या कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा होगा? वो जानता था कि वो धन्यवाद का कागज का टुकड़ा काफी नहीं था। उनकी अच्छाई इससे कहीं ज्यादा की हकदार थी। उसे वापस जाना होगा, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तव में सुरक्षित हैं। कुछ दिनों बाद, उन अजनबी आदमियों के आने के बाद, मीरा की जिंदगी चुपचाप चिंता में बीतती रही। वो काम से लौटते समय हमेशा सतर्क रहती थी। सौभाग्य से उसे परेशान करने के लिए कोई और नहीं आया। उस सुबह हमेशा की तरह मीरा अपनी पुरानी साइकिल घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हुई। चिंटू पीछे पीछे चहकते हुए आया। माँ, शाम को जल्दी आना और चिंटू के साथ खेलना। हाँ माँ, वादा करती है।
मीरा मुस्कुराई और झुककर अपने बेटे के गाल पर चूमा। तभी पूरी छोटी गली में हलचल मच गई। लोग सड़कों पर निकल आए, आंखें फाड़ फाड़ कर गली के कोने की ओर देख रहे थे। काले रंग की शानदार चमचमाती कारों का एक काफिला धीरे धीरे अंदर आ रहा था। सबसे आगे एक सुपर लग्जरी कार थी जिसे यहाँ के लोगों ने सिर्फ टीवी पर देखा था। संकरी गली इस भव्य आगमन के लिए बहुत छोटी पड़ गई थी। काफिला मीरा के घर के ठीक सामने रुका। सबसे आगे वाली कार का दरवाजा खुला। एक काले रंग का सूट पहने एक आदमी नीचे उतरा और सम्मानपूर्वक पिछला दरवाजा खोला और फिर एक और आदमी बाहर निकला। वो लंबा आकर्षक था। उसने एक ब्रांडेड सूट पहना था जो उसके मजबूत शरीर पर पूरी तरह से फिट था। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। उसका चेहरा कठोर और ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी अवर्णनीय भावना थी। मीरा सन्न रह गई। पास में कपड़े सुखा रही शांति आंटी के हाथ से कपड़ों की टोकरी गिर गई। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो बारिश की रात में परेशान कीचड़ से सना आदमी नहीं था, ना ही वो पुराने कपड़ों में रहने वाला शांत मेहमान था। वो वहां खड़ा था, एक शाही आभा बिखेर रहा था। एक ऐसी शक्ति जो दूसरों को भयभीत कर दे। मीरा मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसका हाथ अभी भी साइकिल के हैंडल पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। क्या ये सच में अर्जुन है, वो आदमी जिसे उसने पनाह दी थी? आखिर वो कौन है? अर्जुन ने आसपास की जिज्ञासु नजरों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ मीरा पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका हर कदम स्थिर था, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का तूफान था। नमस्ते मीरा जी, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और परिचित थी, लेकिन बदले हुए हालात के कारण थोड़ी दूरी थी। आप मीरा हकलाने लगी, कुछ बोल नहीं पाई। तभी चिंटू कुछ देर की हैरानी के बाद अचानक अपने परिचित को पहचान गया। वो अर्जुन के आलीशान बाहरी रूप से जरा भी नहीं डरा। वो खुशी से चिल्लाया और दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया। अर्जुन अंकल, आप वापस आ गए। चिंटू की साफ खुश आवाज ने तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। अंकल, आज आप गीले नहीं हैं। चिंटू ने सिर उठाकर जोर से हंसा। बच्चे के मासूम शब्दों ने अर्जुन के ठंडे चेहरे को नरम कर दिया। वो झुका और चिंटू को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी सारी शाही दूर की आभा उस पल में गायब हो गई। वो फिर से उस लड़के की यादों का वही दयालु अर्जुन अंकल बन गया था। हाँ, आज अंकल गीले नहीं हैं। वो मुस्कुराया, एक गरम दुर्लभ मुस्कान। चिंटू, क्या तुमने अंकल को याद किया? जी हाँ, मैंने आपको बहुत याद किया। चिंटू ने जोर जोर से सिर हिलाया। मोहल्ले के लोग अब होश में आए। वे एक दूसरे को देखकर कानाफूसी करने लगे। हे भगवान, वो तो कोई बड़ा आदमी है। गाड़ियां तो देखो, अरबपति होगा। मीरा की तो लॉटरी लग गई। शांति आंटी मुंह खोले खड़ी रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को उन्होंने कभी मुसीबत समझकर भगाना चाहा था, उसकी इतनी बड़ी हैसियत होगी। मीरा अभी भी वहीं खड़ी थी, भ्रमित और स्तब्ध। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। अर्जुन की वापसी, उसकी असली पहचान। सब कुछ उसकी कल्पना से परे था। उसे लगा कि दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी बन गई है। वो एक दूसरी दुनिया का था, एक ऐसी शानदार दुनिया जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती थी। अर्जुन ने चिंटू को जमीन पर उतारा और फिर मीरा की ओर मुड़ा। उसने उसकी आंखों में भ्रम और दूरी देखी। वो जानता था कि उसे समझाने की जरूरत है। मुझे माफ करना कि मैं बिना कुछ कहे चला गया, और ये भी कि मैंने अपनी पहचान छिपाई, उसने ईमानदारी से कहा। मेरा पूरा नाम अर्जुन सिंह राठौर है। राठौर ग्रुप का सीईओ अर्जुन सिंह राठौर? और राठौर ग्रुप का नाम सुनकर आसपास के लोग आश्चर्य से भर गए। ये देश के सबसे बड़े समूहों में से एक था। मैं यहां वापस आया हूं, अर्जुन ने कहना जारी रखा। उसकी नजरें मीरा से नहीं हटी। अपना वादा पूरा करने के लिए मैं माँ बेटे का एहसान नहीं भूलूंगा। उसने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक तुरंत एक मखमल का डिब्बा ले आया। अर्जुन ने उसे खोला। अंदर नोटों की एक मोटी गड्डी थी। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगी, ताकि आप अपनी जिंदगी चला सकें और चिंटू की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। लेकिन मीरा एक कदम पीछे हट गई। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने आपकी मदद इन चीजों के लिए नहीं की थी, उसने दृढ़ता से कहा। कृपया इसे वापस ले जाइए। मीरा के इनकार ने अर्जुन को हैरान कर दिया, लेकिन उसने उसकी इज्जत भी की।
वो जानता था कि वो ऐसी ही है। लेकिन वो फिर भी उसके लिए कुछ करना चाहता था। तो इसे ऐसे समझिए कि मैं माँ बेटे को एक छुट्टी पर आमंत्रित कर रहा हूँ, धन्यवाद और माफी मांगने के लिए। उसने और भी चतुराई से प्रस्ताव रखा, बस कुछ ही दिन मेरे ग्रुप के रिजॉर्ट में जो यहीं पास में है। इस बार मीरा के मना करने से पहले चिंटू खुशी से चिल्लाया, घूमने चलेंगे, कितना मजा आएगा। माँ, चलो ना माँ। अपने बेटे की उत्सुक आंखों को देखकर मीरा मना नहीं कर सकी। शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे वो इस एहसान के बोझ को धीरे से खत्म कर सकती थी। जी ठीक है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे एक मौका तो मिला, एक मौका उसके करीब रहने का, उसे और समझने का और उन परेशानियों की भरपाई करने का जो उसने पैदा की थीं। ग्रुप का रिसॉर्ट एक खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित था जो देवदार के जंगलों और रंग बिरंगे फूलों के बगीचों से घिरा हुआ था। ये जगह शानदार और डंकअप थी। मीरा की दुनिया से बिल्कुल अलग। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने और चिंटू ने इतनी आलीशान जिंदगी का अनुभव किया था। अर्जुन ने माँ बेटे के लिए एक निजी विला की व्यवस्था की जिसमें एक स्विमिंग पूल और 24/7 बटलर सेवा थी। वो बहुत विचारशील था। उसने कर्मचारियों को उनकी सबसे अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया, लेकिन बहुत दिखावा ना करने के लिए कहा ताकि मीरा को असहज महसूस ना हो। चिंटू तो बहुत ही उत्साहित था। वो हर जगह दौड़ता फिरता, नीले स्विमिंग पूल को देखकर चिल्लाता और स्वादिष्ट नए व्यंजनों को देखकर हैरान होता। अपने बेटे की खिली हुई मुस्कान देखकर मीरा को भी खुशी महसूस हुई। उसने मन ही मन अर्जुन को धन्यवाद दिया कि उसने उसके बेटे को इतना शानदार अनुभव दिया। कुछ दिनों तक अर्जुन ने सारे काम छोड़कर माँ बेटे को घुमाने का जिम्मा खुद उठाया। वो उन्हें स्ट्रॉबेरी के बाग में ले गया, चिंटू के साथ पके हुए स्ट्रॉबेरी तोड़े। वो उन्हें घुड़सवारी के लिए ले गया। चिंटू के बैठने के लिए छोटे घोड़े को धैर्यपूर्वक चलाया। उसने उनके साथ रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में मोमबत्ती की रोशनी में रोमांटिक डिनर किया। उनके बीच की दूरी जैसे मिट गई थी। अर्जुन अब वो ठंडा सीईओ नहीं था और मीरा भी कम शर्मीली और संकोची हो गई थी। वे एक दूसरे से ज्यादा स्वाभाविक रूप से बात करने लगे, जैसे पुराने दोस्त हों। मीरा ने उसे अकेले बच्चे को पालने के मुश्किल सालों के बारे में बताया। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसके दिल में प्रशंसा और दया की भावना उमड़ आई। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसकी भावनाएं सिर्फ कृतज्ञता नहीं थीं, उसके दिल में कुछ गहरा पनप रहा था। हालांकि शांति के ये दिन जल्दी ही टूट गए। चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर द्वारा एक अजनबी औरत और उसके बेटे को अपने लग्जरी रिजॉर्ट में लाने की खबर तेजी से उच्च समाज में फैल गई और जाहिर है ये मीरा के पूर्व प्रेमी रोहन के कानों तक भी पहुंची। रोहन 30 साल का एक हैंडसम बातूनी आदमी था, लेकिन स्वभाव से वो व्यवहारिक और लालची था। 5 साल पहले जब उसे पता चला कि मीरा गर्भवती है तो उसने उसे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो जिम्मेदारी से डरता था और एक अमीर लड़की के पीछे भाग गया था। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे उसने सोची थी। उसका कारोबार विफल हो गया और वो कर्ज में डूब गया। जब उसने सुना कि मीरा अचानक एक शीर्ष अरबपति के साथ रिश्ते में है तो उसके अंदर लालच और ईर्ष्या जाग उठी। रोहन ने सोचा कि ये उसकी किस्मत बदलने का सुनहरा मौका है। उसने मीरा को ढूंढने का फैसला किया। उस दिन जब मीरा चिंटू के साथ फूलों के बगीचे में खेल रही थी, रोहन अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने एक शानदार सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता था। मीरा, बहुत दिनों बाद मिले, तुम ठीक तो हो? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज पहले की तरह ही मीठी थी। रोहन को देखकर मीरा सन्न रह गई। वो चेहरा जिसे वो पिछले 5 सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी, उसकी आंखों के सामने था। सारी दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने एक कदम पीछे हटते हुए। चिंटू को बचाने के लिए उसे अपने पीछे कर लिया। मैं तुमसे और बेटे से मिलने आया हूं। मुझे माफ कर दो मीरा। पिछले कई सालों से मैं बहुत पछता रहा हूं। मुझे पता है मैंने गलती की। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मुझे माँ बेटे की भरपाई करने का एक मौका दो। रोहन ने एक बेहतरीन नाटक किया। उसकी आंखों में दर्द और ईमानदारी का दिखावा था। चिंटू ने उस अजनबी आदमी को हैरानी से देखा और अपनी माँ का पल्लू पकड़कर पूछा, माँ, ये अंकल कौन है? मीरा के जवाब देने से पहले ही रोहन झुक गया और दोस्ताना बनने की कोशिश करने लगा। हेलो चिंटू, मैं तुम्हारा पापा हूं।
ये बात मीरा के कानों में बिजली की तरह कौन थी। वो गुस्से से कांपने लगी। चुप रहो, तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है, तुम उसके पापा नहीं हो। तभी अर्जुन दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने ये नज़ारा देखा, उसकी भौहें तन गई। उसे नहीं पता था कि वो आदमी कौन है, लेकिन मीरा का रवैया देखकर वो समझ गया कि ये कोई सुखद मुलाकात नहीं है। रोहन ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक विजयी चमक थी। उसने जानबूझकर जोर से कहा, मीरा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। आखिरकार मैं इस बच्चे का बाप हूं, या अब तुम्हारे पास कोई नया अमीर आदमी है, इसलिए तुम अतीत से छुटकारा पाना चाहती हो। रोहन के उकसावे भरे शब्दों ने मीरा का चेहरा पीला कर दिया। वो जानती थी कि वो जानबूझकर गलतफहमी पैदा कर रहा है। अर्जुन आगे बढ़ा, मीरा के बगल में खड़ा हो गया। उसकी ठंडी नजरें रोहन पर टिकी थीं। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मैं इस बच्चे का बाप हूं। रोहन ने चिंटू की ओर इशारा किया। और तुम, भले ही तुम्हारा पति हो, तुम बस बाद में आए हो। उसने जानबूझकर अर्जुन के मन में शक का बीज बोने की कोशिश की। वो जानता था कि अर्जुन जैसे अमीर लोग हमेशा शक्की होते हैं और धोखा खाने से डरते हैं, खासकर प्यार के मामले में। तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, मीरा चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा मीरा। मैं हार नहीं मानूंगा। रोहन ने यह कहकर अर्जुन की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली और फिर मुड़कर चला गया। माहौल बहुत अजीब हो गया। अर्जुन ने मीरा को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ कसकर बंद थे। चिंटू डरा हुआ अपनी मां की टांगों से लिपटा हुआ था। वो चिंटू का बाप है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में कुछ अलग था। मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आवाज भर्रा गई। नहीं, वो सिर्फ मेरा पूर्व प्रेमी था। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो उसने मुझे छोड़ दिया था। भले ही मीरा ने समझाया, लेकिन अर्जुन के मन में एक शक की लहर दौड़ गई। शक का एक बहुत छोटा बीज बोया जा चुका था। क्या मीरा की कहानी पूरी तरह सच है? क्या वो किसी और मकसद से उसके पास आई है? ये विचार उसके दिमाग में आए और उसे असहज कर गए। इस अनचाही मुलाकात ने शांति को भंग कर दिया था और उनके नए नए रिश्ते में पहली दरार डाल दी थी। रोहन के आने से रिजॉर्ट में एक भूतिया साया मंडराने लगा। शुरुआती दिनों की खुशनुमा माहौल की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। मीरा और भी चुप हो गई और अर्जुन, भले ही वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में लगातार विचार चल रहे थे। और हालात को और भी बदतर बनाने के लिए मीरा की पुरानी दोस्त प्रिया भी अचानक वहां आ गई। प्रिया हाई स्कूल में मीरा की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो सुंदर, आकर्षक थी, लेकिन ईर्ष्या और साजिशों से भरी थी। वो हमेशा मीरा से मन ही मन जलती थी, क्योंकि मीरा गरीब होने के बावजूद बहुतों की प्रिय थी। जब उसे पता चला कि रोहन ने मीरा को छोड़ दिया है, तो प्रिया ने उसे सांत्वना देने के बजाय खुशी मनाई। उसने ही चुपके से रोहन से संपर्क किया था। जब उसे पता चला कि मीरा को एक अरबपति पसंद करने लगा है, तो दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। प्रिया मीरा के कमरे में चिंता और सहानुभूति का झूठा मुखौटा लगाकर पहुंची। मीरा, हे भगवान, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने सुना तुम यहां हो। मैं बहुत चिंतित थी, इसलिए तुरंत मिलने आ गई। प्रिया ने मीरा को गले लगा लिया। मीरा हैरान थी, लेकिन थोड़ी भावुक भी हुई। उसे और प्रिया को संपर्क किए हुए बहुत समय हो गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? बस इत्तेफाक से। सुनो, मैंने सुना है कि रोहन तुमसे मिलने आया था। प्रिया सीधे मुद्दे पर आई। उस जैसे आदमी पर विश्वास मत करना। उस साल तुम्हें छोड़ दिया। अब जब देख रहा है कि तुम किसी अमीर के साथ अच्छी जिंदगी जी रही हो, तो तुम्हें परेशान करने वापस आ गया है। प्रिया की बातें मीरा के दिल को छू गईं। उसे तसल्ली मिली कि कोई उसे समझता है। मुझे पता है, मैंने उसे जाने के लिए कह दिया है। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन फिर झिझकते हुए बोली, लेकिन मीरा, एक बात है जो मुझे नहीं पता कि कहनी चाहिए या नहीं। मुझे डर है कि तुम दुखी हो जाओगी। क्या बात है, तुम कहो। दरअसल हाल ही में मैं रोहन से मिली थी। उसने मुझसे बहुत कुछ साझा किया। उसने कहा कि उस साल उसे छोड़ने की एक मजबूरी थी, क्योंकि उसके परिवार पर मुसीबत आ गई थी। वो तुम माँ बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उसने कहा कि वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है और चिंटू सच में उसका बेटा है। प्रिया ने कहा। उसकी नजरें मीरा की प्रतिक्रिया पर थीं। मीरा सन्न रह गई। ये नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन वो रो रोकर कसम खा रहा था। उसने ये भी कहा,
उसने कहा कि तुम एक बेहतर जिंदगी पाने के लिए चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर के पास गई हो। उसने कहा कि तुम उनकी अच्छाई का फायदा उठा रही हो। प्रिया ने अपनी आवाज धीमी कर ली, जैसे वो अनिच्छा से ये सब बता रही हो। प्रिया के शब्द मीरा के दिल में हजारों चाकुओं की तरह चुभे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन उसे बदनाम करने के लिए इतनी भयानक बातें गढ़ सकता है। वो ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मीरा कांप उठी। तुम दुखी मत हो, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। प्रिया ने उसे सांत्वना दी। शायद वो ईर्ष्या के कारण बकवास कर रहा है, लेकिन चेयरमैन। क्या उन्हें इस बारे में पता है? मैंने उन्हें समझा दिया है। समझाना ही काफी नहीं है मीरा। प्रिया ने समझदारी का दिखावा किया। अमीर आदमी बहुत शक्की होते हैं। तुम्हें उन्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। या तुम रोहन के प्रोजेक्ट में निवेश करने के बारे में उनसे बात करने की कोशिश करो। रोहन कह रहा था कि उसके पास एक बहुत ही संभावनामय प्रोजेक्ट है, बस पूंजी की कमी है। अगर तुम उसकी मदद करोगी तो तुम पुराने रिश्ते का कर्ज भी चुका दोगी। और चेयरमैन को ये भी साबित कर दोगी कि तुम पैसे की भूखी नहीं हो, क्योंकि तुम तो अपने पुराने प्रेमी की भी मदद करना चाहती हो। प्रिया की साजिश बहुत गहरी थी। वो मीरा का इस्तेमाल करके अर्जुन से पैसे ठगना चाहती थी और साथ ही एक ऐसा जाल बिछाना चाहती थी जिससे अर्जुन को लगे कि मीरा अभी भी अपने पुराने प्रेमी से मिलती है और उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन मीरा अपनी मासूमियत में ये समझ नहीं पाई। वो बस उलझन में थी। वो रोहन की मदद नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रिया का प्रस्ताव खुद को साबित करने के लिहाज से तर्कसंगत लग रहा था। उनकी बातचीत अनजाने में एक वेटर ने सुन ली और उस वेटर ने अर्जुन के आदेश पर सब कुछ उसे बता दिया। अर्जुन ने पूरी बात नहीं सुनी, बस वो हिस्सा सुना जिसमें प्रिया कह रही थी कि मीरा को उसे रोहन के प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए मनाना चाहिए। अपने निजी दफ्तर में अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। वेटर के शब्द और रोहन की पिछली उपस्थिति ने उसके मन में शक के बीच को और भी बड़ा कर दिया था। उसे मीरा के लकड़ी के घर में बिताए दिन याद आए। उसे विश्वास था कि उसे कुछ शुद्ध, बिना किसी हिसाब किताब के मिला है, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था। क्या ये सब एक सुनियोजित नाटक था? क्या वो शुरू से ही उसकी पहचान जानती थी? क्या उसकी अच्छाई सच में उतनी ही निस्वार्थ थी जितनी उसने सोची थी? वो इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। वो मीरा पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन एक अनुभवी व्यवसायी का तर्क, जिसने बहुत से धोखे देखे थे, उसे सावधान रहने के लिए कह रहा था। उस शाम खाने पर अर्जुन ने जानबूझकर मीरा से यूं ही पूछा, तुम और तुम्हारी दोस्त प्रिया बहुत करीब हो? मीरा चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। जी, बस पुरानी दोस्त है। मैंने सुना है कि उसने तुम्हें सलाह दी है कि मैं तुम्हारे पूर्व प्रेमी के लिए निवेश करूं। अर्जुन ने सीधे मीरा की आंखों में देखा। उसकी नजरें पैनी थीं। मीरा घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस बारे में पता चल जाएगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस प्रिया, वो मीरा हकलाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। उसकी हिचकिचाहट अर्जुन की नजरों में एक अपराध बोध की तरह लग रही थी। कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया, अर्जुन ने ठंडाई से जवाब दिया और उठ गया। मुझे कुछ काम है, तुम और चिंटू आराम से खाओ। वो चला गया, मीरा को उलझन और डर की स्थिति में अकेला छोड़कर। उसे उसके शब्दों में ठंडक और दूरी महसूस हुई। उनका रिश्ता, जो पहले से ही नाजुक था, अब गलत फहमियों और साजिशों के कारण टूटने की कगार पर था। अगले कुछ दिन अर्जुन और मीरा के बीच माहौल भारी हो गया। अर्जुन अभी भी चिंटू के साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन मीरा से एक स्पष्ट दूरी बनाए रखता था। वो अब उसके साथ टहलने नहीं जाता था, न ही रात के खाने पर बातें होती थीं। वो काम में डूब गया। अक्सर अचानक मीटिंग्स होती थीं और मीरा को उस बड़े लेकिन ठंडे विला में अकेला छोड़ देता था। मीरा ने इस बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वो दुखी और असहाय थी। वो समझाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि ये सब एक गलतफहमी है, लेकिन वो उसे मौका नहीं दे रहा था। जब भी वो बात शुरू करने की कोशिश करती तो वो उसे टाल देता या लापरवाही से जवाब देता। अर्जुन का शक एक अदृश्य दीवार की तरह था, जो दोनों को अलग करते हुए ऊंची और मोटी होती जा रही थी। उसने मीरा के अतीत के बारे में, उसके और रोहन के रिश्ते के बारे में जांच करवाई। जो जानकारी उसे मिली, उससे वो और भी भ्रमित हो गया। रोहन और मीरा सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहन मीरा के गर्भवती होते ही चला गया था। अब वो ठीक उसी समय वापस आया था जब मीरा उससे मिली थी।
सब कुछ इतना संदिग्ध रूप से संयोगवश था। इस बीच रोहन और प्रिया लगातार बुरी अफवाहें फैला रहे थे। वे अर्जुन से जुड़े लोगों को बता रहे थे कि मीरा एक पेशेवर सोने की खान खोदने वाली है, कि उसने बच्चे का इस्तेमाल करके रोहन को रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रही, और अब वो उसी चाल का इस्तेमाल करके अर्जुन से चिपकी हुई है। ये अफवाहें, भले ही अर्जुन पूरी तरह से उन पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी उसके विचारों को प्रभावित कर रही थी। वो मीरा के हर काम, हर शब्द पर ध्यान देने लगा, ये साबित करने के लिए कि वो नाटक कर रही है, कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन का बदलाव सिर्फ मीरा ने ही नहीं, बल्कि चिंटू ने भी महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन अंकल आजकल कम क्यों हंसते हैं और उसके और माँ के साथ कम क्यों खेलते हैं। एक शाम जब मीरा चिंटू को कहानी सुना रही थी तो लड़के ने अचानक पूछा, माँ, क्या अर्जुन अंकल माँ से नाराज हैं? मीरा चौंक गई। उसने अपना दुख छिपाने की कोशिश की। नहीं बेटा, अंकल काम में व्यस्त हैं। नहीं माँ, चिंटू ने सिर हिलाया। उसकी साफ आंखें माँ को देख रही थीं। आज मैंने नौकरानी को फोन पर बात करते सुना। वो कह रही थी कि माँ ने अर्जुन अंकल को धोखा दिया है। धोखा देना क्या होता है माँ? क्या इसका मतलब झूठ बोलना होता है? मीरा का दिल जैसे रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कड़वे शब्द उसके बेटे के कानों तक पहुंचेंगे। उसने चिंटू को कसकर गले लगा लिया, उसका गला भराया। वो कुछ बोल नहीं पाई। माँ ने किसी से झूठ नहीं बोला। चिंटू, तुम्हें माँ पर विश्वास करना होगा। मैं माँ पर विश्वास करता हूँ। चिंटू ने अपनी माँ के सीने में सिर छिपा लिया। लेकिन अर्जुन अंकल माँ पर विश्वास नहीं करते। वो अब माँ के साथ हंसते नहीं हैं। लड़के ने अपनी माँ को एक मासूम लेकिन गहरी समझ वाली नजरों से देखा। उसने अपना छोटा सा हाथ माँ के आंसू पोंछने के लिए बढ़ाया, फुसफुसाया, माँ रो मत, चिंटू को माँ से प्यार है। मैं अर्जुन अंकल से कहूंगा कि माँ बुरी नहीं है। बेटे की बात सुनकर मीरा अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसका बेटा सिर्फ 4 साल का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे बड़ों के बहुत से दुख उठाने पड़ रहे थे। उस रात मीरा के सो जाने के बाद अर्जुन कमरे में लौटा। उसने देखा कि चिंटू बालकनी में अकेला बैठा है, ठंड में सिकुड़ा हुआ। उसने जल्दी से एक पतला कंबल लिया और लड़के को ओढ़ा दिया। चिंटू, तुम अभी तक सोई नहीं, बाहर बहुत ठंड है। चिंटू मुड़ा, उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में आंसू भरे थे। उसने उसे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन अंकल, क्या आप मेरी माँ से नाराज होना बंद कर सकते हैं? अर्जुन सन रह गया। वो लड़के के पास बैठ गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरी माँ रो रही है, वो बहुत दुखी है। चिंटू सिसकने लगा। अंकल, मेरी माँ एक अच्छी इंसान है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देती। जब आप बीमार थे तो माँ पूरी रात जागकर आपकी देखभाल करती रही। जब मैंने अपनी शर्ट फाड़ दी तो माँ ने उसे भी सिल दिया। माँ तो गली के कोने पर बैठी बूढ़ी भिखारी को भी खाना देती है। अच्छे लोग धोखेबाज नहीं होते, है ना अंकल? चिंटू के हर शब्द छोटे हथौड़ों की तरह थे, लेकिन उनमें अर्जुन के दिल में बनी पूर्वाग्रह और शक की दीवार को तोड़ने की जबरदस्त ताकत थी। उसने लड़के की साफ, बिना किसी झूठ के आंखों में गहराई से देखा। बच्चे झूठ नहीं बोलते। एक बच्चे के मुंह से निकला सच हमेशा सबसे शुद्ध सच होता है। उसने ये क्या कर दिया? उसने उस औरत पर शक किया जिसने उसकी जान बचाई थी। वो औरत जिस पर उसका अपना छोटा बेटा भी पूरा विश्वास करता था और उसकी रक्षा करता था। अंकल को माफ कर दो चिंटू, अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। ये अंकल की गलती थी। उसने चिंटू को गले लगा लिया। अपराध बोध और पछतावे की भावना ने उसे घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा तानाशाही, बहुत ज्यादा तार्किक हो गया था और उसने अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज कर दिया था। उसने बाहरी अफवाहों को अपनी अच्छाई पर विश्वास को हिलाने दिया, जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। उसने फैसला किया कि कल उसे मीरा से साफ साफ बात करनी होगी। उसे उससे माफी मांगनी होगी और उसके साथ हर चीज का सामना करना होगा। वो इन गंदी साजिशों को, इस कीमती रिश्ते को बर्बाद नहीं करने दे सकता। जैसे ही अर्जुन ने सभी शकों को दूर करके मीरा पर विश्वास करने का फैसला किया, रोहन और प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। वे जानते थे कि ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं चल सकती, इसलिए उन्होंने निर्णायक हमला करने का फैसला किया। अगले दिन रोहन ने अर्जुन के सहायक से संपर्क करके शिमला में एक रियल एस्टेट निवेश परियोजना का प्रस्ताव रखा। उसने एक बेहद पेशेवर परियोजना फाइल तैयार की, जिसमें आकर्षक लाभ के आंकड़े और बहुत विश्वसनीय दिखने वाले कानूनी कागजात थे। वो जानता था कि अर्जुन जैसे अनुभवी निवेशक के लिए खोखली बातें काम नहीं करेंगी। उसी समय
प्रिया फिर से मीरा से मिलने गई। इस बार उसने मीठी मीठी बातें करने का नाटक नहीं किया, बल्कि एक घमंडी रवैया अपनाया। मीरा, मैं तुम्हें बता दूं, अर्जुन सर तुम पर शक करने लगे हैं। अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भगा दिया जाएगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मीरा ने दृढ़ता से कहा। कुछ गलत नहीं किया? प्रिया हंसी। तुम्हें लगता है कि अर्जुन जैसा आदमी सिंड्रेला की कहानी पर विश्वास करेगा? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और एक बच्चा भी है। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सच में प्यार करता है? होश में आओ। प्रिया के शब्द मीरा के दिल में नमक की तरह चुभे। भले ही वो विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी हीन भावना भी थी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मीरा ने निराशा में पूछा। बहुत आसान है। प्रिया ने उसे एक फाइल दी। ये रोहन की परियोजना की फाइल है। उसने कहा कि बस तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत है, एक प्रस्तावक के रूप में, एक तरह की गारंटी के तौर पर। तो अर्जुन सर निवेश के लिए सहमत हो जाएंगे। जब परियोजना सफल हो जाएगी तो रोहन के पास पैसे होंगे और वो तुम माँ बेटे को परेशान नहीं करेगा। तुम अर्जुन सर को ये भी साबित कर दोगी कि तुम सक्षम हो, कोई बोझ नहीं। एक तीर से दो निशाने। मीरा झिझकी। वो रोहन से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। ये देखकर प्रिया ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम चिंटू के बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें भगा दिया गया तो उसे फिर से अभाव में जीना पड़ेगा। या तुम चाहती हो कि वो जिंदगी भर दोस्तों के ताने सुने कि वो एक ऐसी माँ का बेटा है जिसे एक अमीर आदमी ने छोड़ दिया? इस बात ने मीरा की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट की। वो हर तरह की कठिनाई सह सकती थी, लेकिन वो अपने बेटे को चोट नहीं पहुंचाने दे सकती थी। उसने फाइल को देखा, उसका दिमाग उलझ गया। शायद प्रिया सही कह रही है, बस एक हस्ताक्षर और सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। मैं सोचूंगी। दोपहर में अर्जुन के सहायक ने उसे रोहन की परियोजना की फाइल दी। ध्यान से देखने के बाद अपने अनुभव से अर्जुन ने महसूस किया कि ये एक व्यावहार्य परियोजना है जिसमें उच्च लाभ की संभावना है। हालांकि वो अभी भी थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि इस परियोजना के पीछे रोहन था। तभी उसे एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला। संदेश में एक तस्वीर थी जिसमें मीरा रोहन की परियोजना की फाइल पकड़े हुए थी। उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ था और साथ में एक पंक्ति थी। वो अपने पुराने प्रेमी की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। चेयरमैन लिम। ये तस्वीर और जो कुछ भी हुआ था, उसने एक बार फिर अर्जुन के मन में शक को चरम पर पहुंचा दिया। पिछली रात से मीरा पर विश्वास करने का उसका सारा दृढ़ संकल्प हवा में उड़ गया। उसे लगा जैसे उसे एक चालाक नाटक में फंसाया जा रहा है। गुस्से और निराशा में एक व्यवसायी का तर्क भावनाओं पर हावी हो गया। उसने सोचा कि अगर मीरा रोहन की इतनी मदद करना चाहती है तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगा। वो इस परियोजना में निवेश करेगा, लेकिन विश्वास के कारण नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि वे आखिर क्या खेल खेल रहे हैं। उसने अपने सहायक को बुलाया और ठंडाई से आदेश दिया, अनुबंध तैयार करो। रोहन की तरफ से कहो कि मैं निवेश के लिए सहमत हूं। कुछ दिनों बाद रिसोर्ट में एक अनुबंध हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। रोहन और प्रिया वहां थे, शानदार कपड़े पहने हुए। उनके चेहरों पर जीत की खुशी छिपी नहीं थी। अर्जुन भी वहां था। उसका चेहरा पत्थर की तरह ठंडा था। मीरा को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन प्रिया ने उसे ये कहकर धोखा दिया कि वो एक दोस्त की सफलता का जश्न मनाने आ रही है। जब मीरा वहां पहुंची और ये नजारा देखा तो उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है। सबके सामने रोहन ने शराब का गिलास उठाया और जानबूझकर जोर से कहा, चेयरमैन लाम को मेरी परियोजना पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद मीरा को देना चाहता हूं। अगर उसने इतनी लगन से सिफारिश और अनुनय नहीं किया होता तो शायद आज ये हस्ताक्षर समारोह नहीं होता। सभी की आंखें मीरा की ओर मुड़ गईं। वो वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन के शब्द एक तरह से इस बात की पुष्टि थे। वो ही अंदर की आदमी थी जिसने उसके साथ सांठगांठ की थी। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब कोई गर्मजोशी नहीं थी, केवल निराशा और डरावनी ठंडक थी। उसे लगा जैसे वो एक मूर्ख है। उसने आस्तीन में सांप पाला था। उसने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया था। मीरा, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और कठोर थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये बात हजारों गालियां से ज्यादा दर्दनाक थी। मीरा ने सिर हिलाया। उसके आंसू बह निकले। ऐसा नहीं है।
मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे धोखा दिया गया है। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनकी नज़रों में वो सिर्फ एक ढोंगी थी जो अपना नाटक पूरा करने की कोशिश कर रही थी। रोहन और प्रिया पास में खड़े होकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उनकी योजना पूरी तरह से सफल हो गई थी। उन्होंने न केवल एक बड़ी रकम ठगी थी, बल्कि मीरा और अर्जुन के रिश्ते को भी तोड़ दिया था और मीरा को अपमान के गहरे गड्ढे में धकेल दिया था। जाल बिछ चुका था और मीरा ही थी जो बीच में फंस गई थी। बिना किसी रास्ते के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह की घटना मीरा के लिए एक सजा की तरह थी। उसे सभी लोग घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। अर्जुन ने उससे और कोई बात नहीं की, बस चुपचाप चला गया। उसकी चुप्पी उसके गुस्से से ज्यादा डरावनी थी। मीरा एक खोए हुए इंसान की तरह विला में लौटी। वो फर्श पर बैठ गई। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? उसने क्या गलत किया था? वो तो बस अपने बेटे के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। वो इन डरावनी साजिशों में क्यों उलझ गई? चिंटू दौड़कर आया। मां को रोता देख वो घबरा गया। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी मासूम आवाज चिंता से भरी थी। मां, रो मत। मां रोएगी तो चिंटू को भी दुख होगा। चिंटू, मां क्या करे? मीरा सिसकते हुए अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया, जैसे वो एकमात्र सहारा हो। मां ने कुछ गलत नहीं किया है, चिंटू ने दृढ़ता से कहा। वो अंकल आंटी बुरे हैं, उन्होंने मां को तंग किया। चिंटू को वे पसंद नहीं है। बेटे का बिना शर्त विश्वास ही इस समय मीरा का एकमात्र सहारा था, लेकिन इससे उसे और भी दुख हो रहा था। वो अपने बेटे को ऐसे घृणा और गलत फहमी से भरे माहौल में नहीं पलने दे सकती थी। उस रात अर्जुन अभी भी नहीं लौटा। मीरा जानती थी कि उनके बीच का रिश्ता सच में खत्म हो गया है। इस बीच रिसॉर्ट में कानाफूसी और भी बढ़ गई। कर्मचारी उसे एक अलग नज़र से देखने लगे। वे अब सम्मान नहीं करते थे, बल्कि तिरस्कार करते थे। देखा, मैंने कहा था ना, उस तरह की औरत का सच्चा प्यार कहाँ होता है? बस पैसे ऐंठना जानती है। सच में चेहरे से किसी को नहीं आंकना चाहिए। दिखने में इतनी भोली है, लेकिन दिल की कितनी खराब है। बेचारे चेयरमैन प्यार और पैसे दोनों में धोखा खा गए। ये बातें भले ही धीमी थीं, चिंटू के कानों तक पहुंच गईं। उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने उसमें छिपी दुर्भावना को महसूस किया। एक बार जब वो आंगन में खेल रहा था, तो एक दूसरे मेहमान का बच्चा दौड़कर आया। चिंटू के मुंह पर उंगली दिखाकर बोला, तेरी माँ धोखेबाज है। मेरी माँ ने ऐसा कहा। चिंटू गुस्से में लड़ने लगा। मेरी माँ नहीं है, तेरी माँ धोखेबाज है। दोनों बच्चों में हाथापाई हुई। चिंटू छोटा था, इसलिए उसे धक्का लगा और उसका घुटना छिल गया। वो दर्द से नहीं बल्कि अपमान से रोया। वो अपनी माँ के पास दौड़ कर गया। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। मीरा ने अपने बेटे का घाव देखा, उसका दिल कट गया। उसके बेटे का शारीरिक दर्द उस मानसिक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था जो वो झेल रहा था। ये सब उसकी गलती थी। उसी ने अपने बेटे को इस झमेले में डाला था। वो यहां एक पल और नहीं रुक सकती थी। अगले दिन मीरा ने अर्जुन से आखिरी बार बात करने का फैसला किया। वो उसके दफ्तर में इंतजार कर रही थी। जब वो अंदर आया तो उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, बिना किसी भावना के। मुझे आपसे बात करनी है, मीरा ने पूरी हिम्मत जुटाई। कुछ भी कहने को नहीं है, अर्जुन ने बिना उसे देखे जवाब दिया। मैंने सच में ऐसा नहीं किया, मुझे प्रिया ने धोखा दिया। उसने कहा कि ऐसा करने से उसे मेरे पैसे मिल जाएंगे। है ना? अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में बात काटी। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ है, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता। अर्जुन ने मुंह फेर लिया। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एक रकम बताओ और यहां से चली जाओ। इसे इस नाटक को करने की फीस समझ लेना। अर्जुन के शब्द मीरा के दिल में चाकू की तरह चुभे। वो उसका अपमान कर रहा था, उसकी अच्छाई का और उस भावना का भी जो उसने अभी अभी उसके लिए महसूस करना शुरू किया था। उसके आंसू फिर से बह निकले। लेकिन इस बार ये अपमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के आंसू थे। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पिछले कुछ दिनों से माँ बेटे की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, और आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं। वो मुड़ी और चली गई। उसकी छोटी अकेली परछाई फर्श पर लंबी हो गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो उसकी परछाई को देखता रहा। उसके दिल में भावनाओं का एक मिला जुला तूफान था। वो गुस्से और निराश दोनों था, लेकिन कहीं गहरे में थोड़ा दुख भी था।
तभी चिंटू बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। वो अर्जुन के सामने दौड़ा, सिर उठाकर। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें उसे बिना पलक झपकाए देख रही थीं। और फिर अपनी उम्र से ज्यादा एक साफ कठोर आवाज में उसने एक ऐसी बात कही जिसने अर्जुन की दुनिया को हिलाकर रख दिया। आप गलत हैं। मेरी माँ को पैसे नहीं चाहिए। माँ को बस ये चाहिए कि लोग उस पर विश्वास करें। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी दिल दहला देने वाली सिसकियां। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां के अपमान के लिए रो रहा था। उसकी रोना एक आरोप की तरह था, अर्जुन की मूर्खता और क्रूरता के लिए एक फैसले की तरह। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। चिंटू के शब्द, चिंटू का रोना, सब कुछ लाखों सुइयों की तरह उसके जमीर में चुभ रहा था। उसने एक मासूम बच्चे को चोट पहुंचाई थी। उसने एक माँ का दिल तोड़ दिया था। उसने अपने हाथों को देखा। इन हाथों की देखभाल कभी मीरा के हाथों ने की थी। इन हाथों ने कभी चिंटू को उठाया था, लेकिन इन्हीं हाथों ने उन्हें निराशा में धकेल दिया था। देर से हुआ पछतावा उसकी आत्मा को खाने लगा। अर्जुन के साथ आखिरी बातचीत के बाद मीरा जानती थी कि वो नहीं रुक सकती। उसका आत्मसम्मान उसे और दान और अपमान सहने की इजाजत नहीं देता था। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा दुनिया की घृणा के बीच पड़ा हो। वो चुपचाप अपने कमरे में लौटी और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। माँ बेटे का सामान कुछ भी नहीं था, बस कुछ पुराने कपड़े जो एक कपड़े के थैले में करीने से रखे हुए थे। अर्जुन ने जो भी महंगे कपड़े खरीदे थे वे सब उसने वहीं छोड़ दिए। उसने अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं लिया जो उसका नहीं था। चिंटू चुपचाप बिस्तर पर बैठा अपनी माँ को सामान पैक करते देख रहा था। उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में दुख भरा था। वो जानता था कि वे जल्द ही इस जगह को छोड़ने वाले हैं। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? चिंटू ने धीरे से पूछा। मीरा मुड़ी और अपने बेटे को एक जबरदस्ती की मुस्कान दी ताकि अपना दर्द छिपा सके। हम अपने घर जा रहे हैं बेटा। अपने लकड़ी के घर? चिंटू ने थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा। नहीं, हम एक नई जगह जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां कोई माँ बेटे को नहीं जानता हो। हम एक नई शुरुआत करेंगे चिंटू, मीरा ने कहा। उसकी आवाज़ टूट गई। वो अब पुराने घर नहीं लौट सकती थी। उसके पास शांति आंटी और पड़ोसियों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। और तो और उसे डर था कि रोहन उसे परेशान करने आ जाएगा। उसे कहीं बहुत दूर जाना था। उस रात फिर से बारिश होने लगी, भारी और तेज, ठीक वैसी ही जैसी उस फेटफुल रात को हुई थी जब वो अर्जुन से मिली थी। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें जैसे उसकी दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत पर रो रही हों। मीरा ने रिजॉर्ट के सभी लोगों के सो जाने का इंतजार किया। उसने चिंटू का हाथ पकड़ा और रात में निकल पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस दयनीय हालत में जाते हुए देखे। एक बड़ी और एक छोटी। दो परछाइयां ठंडी बारिश में चुपचाप चल रही थीं। मीरा ने चिंटू को एकमात्र रेनकोट पहनाया, जबकि खुद के पास सिर्फ एक पतली जैकेट थी। मूसलाधार बारिश ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया। ठंड से वो कांप रही थी। माँ, मुझे ठंड लग रही है, चिंटू ने कांपते हुए कहा। मीरा ने जल्दी से उसे गले लगा लिया, अपने शरीर की गर्मी से उसे गरमाने की कोशिश कर रही थी। हिम्मत रखो बेटा, बस स्टैंड आने ही वाला है। वे एक लंबी दूरी तय करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे। गाड़ियों की रोशनी चमक रही थी। सड़क के किनारे दो दयनीय सिकुड़े हुए माँ बेटे को रोशन कर रही थी। मीरा ने एक लंबी दूरी की बस को हाथ दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि बस कहाँ जा रही है। उसे बस इस शहर से निकलना था, जितनी जल्दी हो सके। बस रुकी। मीरा ने चिंटू को गोद में उठाया और चढ़ गई। उसने बस के तिश्ने हिस्से में एक सीट चुनी, एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई ताकि कोई उस पर ध्यान न दे। बस चल पड़ी। माँ बेटे और उनके दर्द को लेकर शिमला शहर से उस मूसलाधार बारिश की रात में निकल पड़ी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। आलीशान रिजॉर्ट की रोशनी धुंधली होती गई और फिर बारिश के पर्दे के पीछे गायब हो गई। उसके आंसू फिर से गालों पर बहने लगे। अलविदा उस जगह को जिसने उसे कुछ ही दिनों की खुशी दी थी, और उसी जगह ने उसे निराशा के गहरे गड्ढे में धकेल दिया था। इस बीच रिजॉर्ट में अर्जुन अभी भी अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। चिंटू के शब्द उसे सता रहे थे। मेरी माँ को पैसे नहीं चाहिए, उसे बस ये चाहिए कि लोग उस पर विश्वास करें। वो सोचने लगा कि क्या वो सच में गलत था। उसने हर विवरण, हर नज़र
मीरा की हर मुस्कान को याद किया। उनमें कोई भी बनावटी नहीं लग रहा था। उसने चिंटू की मासूमियत को याद किया। ऐसी माँ कैसे इतने प्यारे बच्चे को पाल सकती है? उसके दिल में एक बेचैनी सी उठी। उसे लगा जैसे वो कुछ बहुत जरूरी खोने वाला है। वो उठा और तेजी से मीरा के विला की ओर बढ़ा। उसे उससे साफ साफ पूछना था। वो इस मामले को इस तरह की गलतफहमी में खत्म नहीं होने दे सकता था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो कमरा खाली था, सामान अभी भी वहीं था, लेकिन लोग जा चुके थे। मेज पर ब्रांडेड कपड़ों के बगल में एक छोटा सा बटुआ था। उसने उसे खोला। अंदर वो सारी रकम थी जो उसने मीरा को दी थी। शुरुआती दिनों में एक भी पैसा कम नहीं था। अर्जुन सन्न रह गया। अगर वो पैसे की भूखी होती तो वो सब कुछ क्यों छोड़ जाती? वो जल्दी से सुरक्षा गार्ड को ढूंढने भागा। मीरा जी और बच्चा कहाँ है? चेयरमैन, मैंने उन्हें गेट से बाहर जाते नहीं देखा। उसने सुरक्षा कैमरे की जांच करने का आदेश दिया और फिर उसने देखा। उसने मीरा को चिंटू का हाथ पकड़कर रिसॉर्ट से चुपचाप बाहर जाते हुए देखा। एक छिपे हुए रास्ते से उसने देखा कि उसने एकमात्र रेनकोट अपने बेटे को दे दिया। उसने देखा कि माँ बेटा रात की बारिश में छोटे और असहाय लग रहे थे। उसका दिल किसी ने निचोड़ लिया हो। उसने ये क्या कर दिया था? उसने उस औरत को जिसने उसकी जान बचाई थी और उसके छोटे बेटे को इस तरह की बारिश की रात में सड़क पर धकेल दिया था। वो एक कृतघ्न, एक क्रूर व्यक्ति था। जल्दी गाड़ी तैयार करो, उसने ड्राइवर पर चिल्लाया। उसे उन्हें ढूंढना था। उसे उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढना था। वो उन्हें अपनी जिंदगी से इस तरह गायब नहीं होने दे सकता था। वो बारिश में बाहर भागा। उसका दिल पछतावे और डर से भरा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वे कहाँ गए हैं, इस बड़ी दुनिया में कहाँ। अगली सुबह राठौर ग्रुप के चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर द्वारा एक गुमनाम कंपनी की रियल एस्टेट परियोजना में एक बड़ी रकम का निवेश करने की खबर पूरे व्यापार जगत में फैल गई। विश्लेषकों का मानना था कि ये एक जोखिम भरा और समझ से परे निवेश निर्णय था। राठौर ग्रुप के शेयरों की कीमत में मामूली गिरावट शुरू हो गई। मीटिंग रूम में तनाव का माहौल था। बड़े शेयरधारक लगातार अर्जुन से उसके फैसले पर सवाल कर रहे थे। चेयरमैन राठौर, क्या आप बता सकते हैं कि हमने एक अज्ञात कंपनी नाम वियत की परियोजना में इतनी बड़ी पूंजी लगाई? हमारी जांच के अनुसार ये कंपनी अभी अभी बनी है, इसका कोई अनुभव नहीं है और इसकी वित्तीय स्थिति भी बहुत कमजोर है। ये जुआ खेलने जैसा है। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसे कंपनी के दबाव का सामना करना पड़ रहा था और मीरा को भगाने का अपराध बोध भी उसे खाई जा रहा था। पूरी रात उसने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन माँ बेटे का कोई सुराग नहीं मिला था। आप सब शांत रहें, मेरे पास अपने कारण हैं। मैं इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अर्जुन ने सबको शांत करने के लिए दृढ़ता से कहा, लेकिन वो खुद भी अनिश्चित था। उसने गुस्से और निराशा में तर्क को नजरअंदाज करके बहुत जल्दबाजी में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तभी उसका सहायक घबराया हुआ अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, चेयरमैन, बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमने जो पैसा नाम वियत कंपनी के खाते में ट्रांसफर किया था, वो पूरा निकाल लिया गया है और विदेश भेज दिया गया है। उनके निदेशक रोहन और एक महिला प्रिया गायब हो गए हैं। ये जानकारी अर्जुन के मुंह पर ठंडे पानी की तरह पड़ी। वो सन्न रह गया। धोखा। ये सब एक चालाकी से रचा गया धोखा था। वो परियोजना, वे कागजात, सब कुछ नकली था। उसे रोहन और प्रिया ने एक बड़ी रकम का चूना लगा दिया था, लेकिन जो चीज उसे पैसे खोने से ज्यादा दर्द दे रही थी वो थी सच्चाई पर एहसास। मीरा निर्दोष थी। वो भी एक शिकार थी जिसे उसके पूर्व प्रेमी और सबसे अच्छी दोस्त ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फंसाया था। उसने उसे गलत समझा, उसका अपमान किया, उसे आखिरी हद तक धकेल दिया। उसके सभी आरोप, सभी शक अब चाकू की तरह उसके ही जमीर में चुभ रहे थे। पछतावा और अपराध बोध इतना बढ़ गया कि वो लगभग डूबने ही वाला था। तुरंत सभी संबंधित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दो। अधिकारियों को सूचित करो, किसी भी कीमत पर उन दोनों को ढूंढ निकालो। अर्जुन ने आदेश दिया। उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत भरी थी। पूरा मीटिंग रूम में हंगामा मच गया। ये धोखाधड़ी राठौर ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका था। अर्जुन मीटिंग रूम से बाहर निकला, उसका दिमाग खाली था। उसने अपने सुरक्षा दल को फोन किया, मीरा जी और चिंटू को ढूंढना जारी रखो, सभी को लगा दो, इस पूरे देश को छान मारो, लेकिन उन्हें मेरे लिए ढूंढ निकालो।
वो जानता था कि खोए हुए पैसे वापस पाना जरूरी है, लेकिन मीरा और चिंटू को ढूंढकर एक माफी मांगना, उन चोटों की भरपाई करना जो उसने पहुंचाई थी, 1000 गुना ज्यादा जरूरी था। वो उस खाली विला में वापस गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा मीरा के जाने के समय था। उसने चिंटू का पुराना टेडी बियर उठाया जो लड़का भूल गया था। उसे उसकी हंसी याद आई, उसके दिल दहला देने वाले शब्द याद आए। मां को बस ये चाहिए कि लोग उस पर विश्वास करें। उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। वो कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। अपनी जिंदगी में पहली बार शक्तिशाली ठंडे चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर ने खुद को इतना असहाय और असफल महसूस किया। वो एक पूरे विशाल समूह को चला सकता था, लेकिन वो उस औरत की रक्षा नहीं कर सका जिससे वो प्यार करता था। वो अच्छाई पर विश्वास नहीं रख सका। वो गलत था, सच में गलत था। इस बीच एक दूर के छोटे से शहर में मीरा ने एक साधारण ढाबे में बर्तन धोने का काम ढूंढ लिया था। उसने एक जर्जर सीलन भरा कमरा किराए पर लिया। जिंदगी फिर से कठिनाइयों और अभाव में लौट आई थी, लेकिन मीरा ने कोई शिकायत नहीं की। उसके लिए बस अपने बेटे के साथ रहना, एक शांतिपूर्ण जीवन जीना, किसी की घृणा के बिना ही एक खुशी थी। चिंटू भी जैसे हालात समझ गया था। वो नए खिलौनों की मांग नहीं करता था, ना ही अच्छे खाने के लिए रोता था। वो बस चुपचाप अपनी मां के पास बैठकर कागज पर टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें बनाता था। एक दिन बर्तन धोते समय मीरा ने ढाबे में चल रहे टीवी पर खबर सुनी। राठौर ग्रुप के अरबों रुपए के घोटाले की खबर सुर्खियों में थी। 2 मुख्य संदिग्ध रोहन और प्रिया विदेश भाग गए थे। सूत्रों के अनुसार इस मामले में एक महिला, जिसका नाम MS है का भी हाथ था, जिसे उन दोनों की मदद करने वाला माना जा रहा था। मीरा के हाथ से प्लेट गिरकर टूट गई। वो टीवी स्क्रीन को देखती रह गई। रोहन और प्रिया के चेहरे साफ साफ दिख रहे थे, और जिस महिला MS का जिक्र हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। तो यहां तक भागने के बाद भी वो धोखेबाज साथी के कलंक से नहीं बच सकी। ये अपमान का दाग कब धुलेगा? उसका दिल भारी हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में फिर से हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश उसकी किस्मत का पीछा नहीं छोड़ रही थी। धोखाधड़ी ने राठौर ग्रुप को हिलाकर रख दिया। अर्जुन की प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ा। उसे संकट से निपटने के लिए दिन रात काम करना पड़ा। निदेशक मंडल और मीडिया के दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन काम की भीड़ के बीच मीरा और चिंटू का ख्याल उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था। उसने हर संभव संसाधन जुटा लिए थे। सबसे अच्छे जासूस, समूह का व्यापक सूचना नेटवर्क, सब कुछ माँ बेटे को ढूंढने के लिए लगा दिया गया था, लेकिन वे जैसे दुनिया से गायब हो गए थे। मीरा ने जानबूझकर सारे सुराग मिटा दिए थे। वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, किसी भी परिचित से संपर्क नहीं कर रही थी। उसका नाम भी इतना आम था कि उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। हर बीतते दिन के साथ अर्जुन की उम्मीद थोड़ी कम होती जा रही थी। वो और भी शांत और चिड़चिड़ा हो गया था। उसके चेहरे से मुस्कान लगभग गायब हो गई थी। वो अक्सर सो नहीं पाता था, और जब थोड़ी देर के लिए आंख लगती तो रात की बारिश में सिकुड़े हुए माँ बेटे की छवि उसे सताती थी। अर्जुन का सहायक, जो कई सालों से उसके साथ था, उसने कभी अपने बॉस को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। चेयरमैन, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आपकी सेहत। मैं ठीक हूं। अर्जुन ने बात काटी। उसकी आंखें अभी भी भारत के नक्शे पर टिकी थीं, जहां उसने उन जगहों को चिन्हित किया था जहां मीरा के जाने की संभावना थी। कोई खबर है? सहायक ने निराशा से सिर हिलाया। अभी तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो जानता था कि उसे कितना दुख पहुंचा है। वो अब किसी पर विश्वास नहीं करती थी, खासकर उस पर। उसने उन जगहों पर जाना शुरू कर दिया जहां उसे लगा कि मीरा हो सकती है। वो औद्योगिक क्षेत्रों, बड़े शहरों की गरीब बस्तियों में गया। वो चुपचाप चलता रहा, आते जाते लोगों को देखता रहा, इस उम्मीद में कि कोई परिचित चेहरा दिख जाए, लेकिन सब व्यर्थ था। वो शिमला वापस गया, मीरा के पुराने लकड़ी के घर गया। घर बंद था, उस पर धूल की एक पतली परत जमी थी। पड़ोसन शांति आंटी ने उसे देखकर आ भरी। तुम मीरा और उसके बेटे को ढूंढ रहे हो? वो चली गई। किसी को कुछ नहीं बताया। क्या आप जानती हैं कि वे कहाँ गए हैं? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। बेचारी लड़की, वो इतनी अच्छी और दयालु है,
लेकिन उसकी किस्मत ही खराब है। शायद वो गलत फहमियों से परेशान होकर चली गई। शांति आंटी को अफसोस हुआ। अर्जुन कुछ देर घर के सामने खड़ा रहा। वो कल्पना कर सकता था कि मीरा किचन में काम कर रही है, चिंटू आंगन में खेल रहा है। इस जगह ने उसे कभी एक परिवार की गर्मजोशी का एहसास कराया था, लेकिन उसने ही इसे तोड़ दिया था। कई महीने बीत गए। पुरानी गलत फहमी की कहानी धीरे धीरे साफ हो गई। संबंधित पक्षों के सहयोग से गलती करने वालों को नियमों के अनुसार सजा दी गई। मीरा का सम्मान बहाल हो गया। प्रेस उसे एक जटिल मामले में निर्दोष महिला कहने लगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था जब वो उसे माफी मांगने के लिए ढूंढ नहीं पा रहा था। अपराध बोध ने अर्जुन को लगभग तोड़ दिया था। वो अपनी गलती सुधारने के एक तरीके के रूप में दान पुण्य में डूब गया। उसने रेनबो वॉर्मथ नामक एक फाउंडेशन की स्थापना की, जो जरूरतमंद एकल माताओं की मदद करता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन मीरा सुनेगी और उसके पछतावे को जानेगी। वो कई आश्रय स्थलों पर गया, बच्चों को तोहफे दिए। जब भी वो चिंटू की उम्र का कोई लड़का देखता तो उसका दिल दुख जाता। वो सोचता था कि चिंटू अब कैसा होगा। क्या उसे भरपेट खाना, गर्म कपड़े मिल रहे होंगे? क्या उसे अर्जुन अंकल याद होंगे? उसकी खोज एक अनिश्चित यात्रा बन गई, एक सजा जो उसने अपनी गलती के लिए खुद को दी थी। वो एक शहर से दूसरे शहर गया, दिल में मीरा और चिंटू की छवि लिए, इस धुंधली उम्मीद के साथ कि कोई चमत्कार होगा। एक दिन मध्य भारत के एक प्रांत में एक चैरिटी कार्यक्रम में भाग लेते समय उसने एक दूर दराज के गांव के एक नर्सरी स्कूल की शिक्षिका के बारे में सुना। वो शिक्षिका अकेले अपने छोटे बच्चे को पाल रही थी और वहां के लोगों और बच्चों की बहुत प्रिय थी। उन्होंने कहा कि वो वहां की नहीं है, कहीं और से आई है। अर्जुन के दिमाग में एक उम्मीद की किरण जगी। क्या वो हो सकती है? ये जानते हुए भी कि ये उम्मीद बहुत कम है, उसने वहां जाने का फैसला किया। उसकी शानदार कार को गांव के मुहाने पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि अंदर का रास्ता बहुत छोटा और उबड़-खाबड़ था। उसे लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। स्कूल उसके सामने था। ये बस एक साधारण सा कच्चा घर था, जिसकी छत टिन की थी, लेकिन अंदर से बच्चों की कविता पढ़ने की खिलखिलाती आवाज आ रही थी। स्कूल की माँ है प्यारी शिक्षिका। अर्जुन गेट पर चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। वो उत्साहित था, लेकिन डरा हुआ भी था। डर था कि वो नहीं होगी। डर था कि उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट जाएगी। फिर क्लास का दरवाजा धीरे से खुला। एक महिला की परछाई बाहर निकली। उसने एक सादा शर्ट पहनी हुई थी। उसके काले लंबे बाल करीने से जुड़े में बंधे थे। वो पहले से ज्यादा दुबली हो गई थी। धूप और हवा से उसकी त्वचा सांवली हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो मीरा थी। हाँ, वो वही थी। मीरा को देखने के उस पल समय जैसे रुक गया। अर्जुन स्कूल के गेट पर मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसने उससे फिर से मिलने का नजारा सैकड़ों बार सोचा था, लेकिन जब ये सच में हुआ तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, क्या कहे। उसने जो भी माफी तैयार की थी, वे सब जैसे उसके गले में अटक गई थीं। मीरा बच्चों को घर जाने से पहले कुछ हिदायतें दे रही थी। उसका चेहरा भले ही धूप और हवा से सांवला हो गया था, लेकिन बच्चों के लिए उसकी मुस्कान पहले की तरह ही सौम्य और गर्म थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई दूर से उसे बिना पलक झपटाए देख रहा है। बच्चे स्कूल से निकलकर चहचहाते हुए भागे। उस भीड़ में एक छोटा सा लड़का, जिसके गाल गोल मटोल और आंखें बड़ी बड़ी थीं, अचानक अर्जुन को देखकर रुक गया। वो चिंटू था। वो थोड़ा बड़ा हो गया था, लंबा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत अभी भी वैसी ही थी। चिंटू ने अर्जुन को घूरा। उसकी आंखों में आश्चर्य, जिज्ञासा और थोड़ी सी अजनबियत थी। उसने उसे पहले की तरह तुरंत नहीं पहचाना। मीरा ने भी अब अर्जुन को देख लिया था। उसके होठों पर मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा बदल गया, आश्चर्य से उलझन और फिर ठंडक में। वो जल्दी से आगे बढ़ी, चिंटू को अपने पीछे खींच लिया, एक रक्षात्मक मुद्रा बना ली। आप यहां क्यों आए हैं? मीरा की आवाज ठंडी और दूर थी। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, अर्जुन ने मुश्किल से कहा। मुझे ढूंढने? हमारे बीच अब कुछ भी कहने को नहीं है। कृपया आप चले जाइए, मीरा ने कहा और चिंटू का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। मीरा, प्लीज मुझे बस 5 मिनट दो।
अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आवाज में विनती और दर्द था। प्लीज। अर्जुन का थका हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा और उसकी दर्द भरी आंखें देखकर मीरा थोड़ी हिचकिचाई। वो उस शक्तिशाली चेयरमैन से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसे वो जानती थी। वो बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसका शानदार सूट भी उसकी थकान को छिपा नहीं पा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और चिंटू से कहा, चिंटू, तुम क्लास में जाकर अपना बस्ता रखो, माँ अभी आती है। चिंटू ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर अर्जुन को देखा और फिर अंदर भाग गया। अब सिर्फ वे दोनों थे। खामोशी इतनी थी कि दम घुट रहा था। मुझे माफ कर दो, अर्जुन ने शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी। मैं जानता हूं कि हजारों बार माफी मांगने से भी उन चोटों की भरपाई नहीं हो सकती जो मैंने माँ बेटे को दी हैं। मैं गलत था। मैं मूर्ख था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं सच में माफी चाहता हूं। मीरा चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कहीं और देखने लगी। उसकी आंखें शून्य थीं। पुरानी सारी बातें साफ हो गई हैं। अर्जुन ने कहना जारी रखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। सच्चाई सबके सामने आ गई है। तुम पर अब कोई गलतफहमी नहीं है। सब जानते हैं कि तुम निर्दोष हो। तो क्या? मीरा अचानक मुड़ी और सीधे उसकी आंखों ने देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। निर्दोष साबित होने से क्या? जो ताने मुझे सुनने पड़े, जो तिरस्कार मेरे बेटे को सहना पड़ा, जो डर के दिन हमने गुजारे, क्या वे वापस आ सकते हैं? क्या तुम जानते हो कि मेरे बेटे को पुराने स्कूल से इसलिए हटना पड़ा क्योंकि दोस्त उसके बारे में बुरी बातें कहते थे? क्या तुम जानते हो कि वो हर रात डर के मारे रोता था कि कहीं माँ को ना खो दे? मीरा के हर शब्द अर्जुन के दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। वो कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप खड़ा रहा। वो जानता था कि वो इसके लायक है। मैंने सोचा था कि किसी ऐसी जगह जाकर जहां कोई हमें नहीं जानता। माँ बेटा शांति से रहेंगे, मीरा ने कहना जारी रखा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम हमारी जिंदगी में फिर से उथल पुथल मचाने आए हो? क्या तुम अपनी दया दिखाना चाहते हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज चले जाओ और हमारे सामने कभी मत आना। ये कहकर मीरा मुड़ी और चली गई। उसके कंधे कांप रहे थे क्योंकि वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मीरा, रुको, अर्जुन ने जल्दी से पुकारा। मैं यहाँ दया दिखाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैं माँ बेटे के बिना नहीं जी सकता। मीरा के कदम रुक गए। मैं जानता हूं कि मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, अर्जुन ने दर्द भरी आवाज में कहना जारी रखा। लेकिन जिस दिन से तुम गई हो, मुझे एक दिन भी चैन नहीं मिला। तुम्हारी और चिंटू की छवि हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, बस इस उम्मीद में कि मुझे माफी मांगने और अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा। मौका? मीरा कड़वाहट से हंसी। विश्वास एक कागज की तरह होता है, एक बार मुड़ जाए तो फिर कभी सीधा नहीं हो सकता। मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर, उसने उसका पूरा नाम लिया, एक चरम दूरी का संकेत। तभी बारिश होने लगी, पहले हल्की बूंदें और फिर तेज। ऐसा लग रहा था कि आसमान भी इस दुखद मुलाकात पर रो रहा है। बारिश ने मीरा के बालों को भिगो दिया, जो उसके चेहरे पर चिपक गए। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारी, उसे पहनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। वो ठंडाई से मुड़ी और तेजी से क्लास में चली गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया, अर्जुन को बारिश में अकेला छोड़कर। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, हिला भी नहीं। उसने बारिश को अपने ऊपर बरसने दिया, ठंडक महसूस की। लेकिन बारिश की ठंडक उसके दिल की ठंडक के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। अर्जुन वहां से नहीं गया। उसने समाज के केंद्र में, स्कूल से कुछ किलोमीटर दूर, एक छोटा सा गेस्ट हाउस किराए पर ले लिया और वहीं रुकने का फैसला किया। वो जानता था कि मीरा उसे आसानी से माफ नहीं करेगी, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। हर दिन वो चुपचाप एक कोने में दूर खड़ा होकर मीरा को पढ़ाते हुए, चिंटू को दोस्तों के साथ खेलते हुए देखता था। वो पास नहीं जाता था, परेशान नहीं करता था, बस एक परछाई की तरह दूर से चुपचाप देखता था। उसने देखा कि माँ बेटे की जिंदगी भले ही अभावों में थी, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण थी।
मीरा अपना सारा प्यार अपने छात्रों और चिंटू पर लुटा रही थी। चिंटू भी नए माहौल में अच्छी तरह से घुल मिल गया था। वो दिन ब दिन मजबूत और होशियार होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक अवर्णीय उदासी झलकती थी। मीरा जानती थी कि अर्जुन अभी तक नहीं गया है। वो उसे हर दिन वहां खड़ा देखती थी। उसका दिल बहुत जटिल था। एक तरफ वो अभी भी उससे नाराज थी, अभी भी जो कुछ हुआ था उससे आहत थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी दृढ़ता और दयनीय हालत देखकर उसे दया आ रही थी। उसका दिल, जिसे उसने कसकर बंद करने की कोशिश की थी, उसके बारे में सोचते ही धड़क उठता था। कई दिन बीत गए। पहाड़ी इलाके का मौसम अचानक ठंडा हो गया। एक तेज मानसूनी हवा चली, अपने साथ भारी बारिश और नम हवा लेकर आई। उस रात चिंटू को अचानक तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर कोयले की तरह गर्म था और वो लगातार बड़बड़ा रहा था, माँ, ठंड लग रही है। मीरा बहुत चिंतित थी। उसने बेटे को बुखार की दवा दी थी, लगातार गर्म पट्टी रखी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। इस सुनसान जगह पर स्वास्थ्य केंद्र बहुत दूर था और रात में इस तरह की बारिश और तूफान में रास्ता बहुत फिसलन भरा और खतरनाक था। वो अकेली कुछ नहीं कर पा रही थी। डर और बेबसी ने उसे घेर लिया था। अपने बेटे को दिन ब दिन कमजोर होता देख मीरा और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने बेटे को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने चिंटू को कई परतें पहनाई, उसे एक मोटे कंबल में लपेटा और अपनी पीठ पर लाद लिया। उसने जल्दी से रेनकोट पहना, टॉर्च ली और अंधेरी रात में बाहर निकल गई। बारिश मूसलाधार हो रही थी। हवा जोर जोर से चल रही थी। मिट्टी का रास्ता कीचड़ भरा और तेल की तरह फिसलन भरा हो गया था। मीरा का हर कदम बहुत मुश्किल था। उसे रास्ता टटोलना पड़ रहा था और साथ ही संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ रही थी ताकि बेटा गिर ना जाए। अर्जुन गेस्ट हाउस में बेचैन था। उसे माँ बेटे की चिंता हो रही थी। इस खराब मौसम में क्या उसका कच्चा घर पर्याप्त गर्म होगा? चिंटू छोटा है, क्या वो सह पाएगा? वो शांत नहीं रह सका। उसने बारिश में भीगते हुए देखने का फैसला किया। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी सड़क पर पड़ी और फिर उसने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उसका दिल रुक गया। मीरा चिंटू को अपनी पीठ पर लादे बारिश में लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गई। मीरा! अर्जुन चिल्लाया। छाता फेंककर एक तीर की तरह दौड़ा। उसने मीरा को उठाया। उसका शरीर ठंडा था, वो कांप रही थी। उसकी पीठ पर चिंटू गर्म था, उसकी सांसें भारी थीं। चिंटू को बहुत तेज बुखार है, मुझे उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाना है, मीरा रोते हुए बोली। उसकी आवाज में निराशा थी। मुझे दो। बिना कुछ कहे अर्जुन ने सावधानी से चिंटू को मीरा की पीठ से लिया। उसने उसे अपनी गोद में लिया। फिर उसने अपनी मोटी जैकेट उतारी और माँ बेटे दोनों पर डाल दी। उन्हें बेरहम बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पीछे आओ, मेरी गाड़ी बाहर है। उसने एक हाथ में चिंटू को पकड़ा और दूसरे हाथ से मीरा को सहारा दिया। एक आदमी की ताकत इस समय सबसे मजबूत सहारा बन गई। उसने उन्हें कीचड़ भरे रास्ते से पार कराकर गाड़ी तक पहुंचाया। उसने जल्दी से चिंटू को पिछली सीट पर लिटाया और मीरा के लिए दरवाजा खोला। अंदर बैठो, जल्दी करो। मीरा झिझकी, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर वो और संकोच नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन ने तुरंत गाड़ी चलाई और तेजी से स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ा। गाड़ी में मीरा चिंटू को कसकर गले लगाए हुए थी, लगातार उसका नाम पुकार रही थी। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर भीग गए थे। अर्जुन ने उसे रियर व्यू मिरर से देखा। उसका दिल दुख से भर गया। उसे ये सब सहना नहीं पड़ना चाहिए था। उसे और चिंटू को देखभाल, प्यार में जीना चाहिए था। सब कुछ उसकी वजह से था। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर नर्सों ने जल्दी से चिंटू को भर्ती कर लिया। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। मीरा और अर्जुन बाहर गलियारे में बेचैन थे। मीरा इधर उधर टहल रही थी, दोनों हाथ आपस में मसल रही थी और लगातार प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन दीवार से सटकर खड़ा चुपचाप उसे देख रहा था। वो उसके पास जाकर उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि इस समय उसके पास इसका कोई हक नहीं है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अच्छा हुआ कि समय पर ले आए। बच्चे को वायरल फीवर है, बहुत तेज बुखार था। अगर थोड़ी और देर होती तो खतरनाक जटिलताएं हो सकती थीं। अब वो स्थिर है, उसे निगरानी के लिए यहाँ रुकना होगा।
ये सुनकर मीरा ने राहत की सांस ली। उसके पैर कमजोर हो गए, वो लगभग गिर ही गई थी। अर्जुन जल्दी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। सब ठीक है, चिंटू ठीक है। इस समय मीरा ने जो भी रक्षात्मक दीवारें खड़ी की थीं, वे सब ढह गईं। वो और नहीं रोक सकी और अर्जुन की बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने गुजरे हुए डर के लिए रोई, उन सभी अपमानों और कठिनाइयों के लिए रोई जो उसे अकेले सहनी पड़ी थीं। अर्जुन ने बस चुपचाप उसे गले लगा लिया, उसे अपने कंधे पर सिर रखने दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कार्यों से ये साबित किया कि अब से वो यहाँ रहेगा। वो माँ बेटे को फिर कभी अकेले तूफान का सामना नहीं करने देगा। चिंटू को कुछ दिन निगरानी के लिए स्वास्थ्य केंद्र में रुकना पड़ा। उस पूरे समय अर्जुन हमेशा पास रहा। उसने चिंटू के लिए दलिया, दूध खरीदने से लेकर मीरा के कपड़े धोने तक सब कुछ किया। उसने ये सब स्वेच्छा से और चुपचाप किया, बिना किसी श्रेय के। मीरा ने शुरू में दूरी बनाए रखी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और धैर्य ने उसके दिल को नरम कर दिया। वो अब उसे दूर नहीं भगाती थी, बल्कि चुपचाप उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया था। चिंटू बुखार उतरने के बाद होश में आ गया था। उसने आंखें खोली और माँ और अर्जुन अंकल दोनों को अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ। भले ही बहुत समय से नहीं मिले थे, लेकिन उस दयालु अंकल की यादें अभी भी ताज़ा थीं। अर्जुन अंकल, चिंटू ने पुकारा। उसकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर थी। चिंटू बेटा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया और प्यार से लड़के के सिर पर हाथ फेरा। अब मैं बहुत बेहतर हूं। मुझे यहां लाने के लिए धन्यवाद अंकल, लड़के ने बहुत विनम्रता से कहा। अपने बेटे को अर्जुन के साथ खुशी से बात करते देख मीरा का दिल गर्म हो गया। बहुत समय बाद उसने अपने बेटे को इतनी खुलसाहट में देखा था। शायद गहराई में वो हमेशा एक ऐसे पुरुष के होने की कामना करता था जो उसकी रक्षा और देखभाल करे। उस दोपहर जब मीरा कुछ सामान खरीदने बाहर गई तो कमरे में सिर्फ अर्जुन और चिंटू थे। चिंटू चित्र बना रहा था। उसने एक तस्वीर बनाई जिसमें 3 लोग थे, एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा जो सूरज की रोशनी में हाथ पकड़े हुए थे। अर्जुन ने तस्वीर को देखा, उसका दिल भावनाओं से भर गया। चिंटू, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। ये कौन है बेटा? उसने पूछा। ये मेरी माँ है, ये मैं हूं और ये आप हैं। चिंटू ने हरेक की ओर इशारा किया। काश हमारे घर में हम तीनों होते। चिंटू के मासूम शब्दों ने अर्जुन की आंखों में आंसू ला दिए। वो बिस्तर के पास बैठ गया, लड़के को देखा और पछतावे भरी आवाज में बोला, चिंटू, अंकल को तुमसे और माँ से माफी मांगनी है। अंकल ने गलती की, माँ को दुखी किया। चिंटू ने चित्र बनाना बंद कर दिया और उसे देखने लगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अंकल, अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो यह अच्छी बात है। फिर चिंटू ने अर्जुन को बताया। लड़के ने बताया कि जाने के बाद माँ बहुत रोई थी। वो कभी भी अंकल के बारे में बुरा नहीं बोलती थी, लेकिन जब भी बारिश होती थी तो वो अकेली बैठकर खिड़की से बाहर देखती थी, बहुत दुखी। मेरी माँ कहती है कि हर कोई गलती करता है, जरूरी ये है कि हम अपनी गलती सुधारें, चिंटू ने कहा। उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी की तरह लग रही थी। अर्जुन हैरान था। मीरा, जिसके साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी अपने बेटे को उसके बारे में अच्छी बातें सिखा रही थी। उसकी क्षमाशीलता ने उसे प्रशंसा और शर्मिंदगी दोनों से भर दिया। तभी मीरा अंदर आई। उसने अपने बेटे की बातें सुन ली थीं। अर्जुन को वहां बैठा देख उसकी आंखें लाल थीं। उसे भी समझ नहीं आया कि क्या कहे। कमरे में खामोशी छा गई। अचानक अर्जुन उठा। वो मीरा के सामने आया और फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसके इस काम ने मीरा को हैरान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? उठ जाइए। नहीं, उसने सिर हिलाया। उसने उसे देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी और दर्द था। मुझे यह करना होगा। मैं गलत था मीरा। मैंने उस व्यक्ति पर शक किया जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने उस सबसे दयालु महिला पर शक किया जिससे मैं कभी मिला था। मैंने अपने अहंकार और पूर्वाग्रह को अपनी आंखों पर हावी होने दिया। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे एक आखिरी मौका मांगता हूँ ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ, माँ बेटे की देखभाल कर सकूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? उसके आंसू बहने लगे। वो अभिमानी, ठंडा अरब पति, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, अब उसके सामने घुटनों के बल बैठकर एक बच्चे की तरह रो रहा था।
मीरा सन्न और भ्रमित थी। उसका दिल किसी ने निचोड़ लिया हो। उसके अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत उसके पश्चाताप के आंसुओं के सामने जैसे पिघल गई। चिंटू ने अर्जुन को रोता देख बिस्तर से उतरकर उसके पास आया। उसके छोटे से हाथ ने वुंघे अर्जुन के आंसू पोंछे। उसकी साफ मासूम आवाज ने दोनों बड़ों के दिलों को तोड़ दिया। अंकल, रोइए मत। मेरी माँ कहती है कि जो अपनी गलती मानता है वो अच्छा इंसान होता है। ये बात जैसे आखिरी तिनका थी। मीरा और नहीं रोक सकी। वो जोर जोर से रोने लगी। वो नीचे बैठ गई और अर्जुन और चिंटू दोनों को गले लगा लिया। 3 लोग, 3 घायल दिल अब एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। आंसुओं से सारी गलतफहमियों और दुखों को धो रहे थे। उस छोटे से अस्पताल के कमरे में एक बड़ी माफी हो रही थी। प्यार तूफान से गुजरने के बाद एक बार फिर से पनप रहा था, पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा। चिंटू के ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अर्जुन ने मीरा को कुछ और समय रुकने के लिए मना लिया। वो उन्हें तुरंत शहर वापस नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मीरा को अपने मन को वास्तव में शांत करने के लिए समय चाहिए। उसने स्कूल के पास एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और हर दिन नियमित रूप से चिंटू को स्कूल छोड़ने और लेने जाता और मीरा के छोटे मोटे कामों में मदद करता। वो दूर का चेयरमैन नहीं था, बल्कि एक सच्चा पारिवारिक व्यक्ति बन गया था। उसने साधारण भोजन बनाना सीखा, बाड़ की मरम्मत करना सीखा, चिंटू के साथ कंचे खेलना सीखा। ये काम भले ही छोटे थे, लेकिन वे उसे एक ऐसी साधारण खुशी देते थे जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मीरा धीरे धीरे और भी खुल गई। वो अब उससे बचती नहीं थी, बल्कि उससे बात करने, साझा करने लगी थी। उसके बदलाव को देखकर, चिंटू की बढ़ती हुई मुस्कान को देखकर वो जानती थी कि उसे माफ करने का उसका फैसला सही था। 1 महीने बाद जब सब कुछ स्थिर हो गया तो अर्जुन को अपने परिवार से फोन आया। उसके पिता श्री विक्रम विदेश में एक लंबी व्यापार यात्रा के बाद लौट आए थे। उन्होंने सुना कि उनका बेटा 1 महीने से एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में गायब है, तो वे बहुत चिंतक हो गए और उसे तुरंत घर लौटने का आदेश दिया। अर्जुन जानता था कि वो और देर नहीं कर सकता। उसने मीरा से बात की और माँ बेटे को अपने परिवार से मिलवाने की इच्छा जताई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ चिंटू के लिए एक पूरा परिवार बनाओगी? उसने सादगी से लेकिन ईमानदारी से उसे प्रपोज किया। मीरा शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। जिस दिन वे लौटे, श्री विक्रम, एक 60 वर्ष से अधिक उम्र के कुलीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति, विला के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को एक महिला और एक बच्चे के साथ आते देखा तो हैरान रह गए। अर्जुन, ये कौन है? पापा, ये मीरा है और ये चिंटू है। ये वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, अर्जुन ने दृढ़ता से परिचय कराया। श्री विक्रम ने मीरा को घूर कर देखा। ये चेहरा उन्हें क्यों इतना परिचित लग रहा था? उन्होंने और ध्यान से देखा और फिर अचानक उनकी आंखें आश्चर्य और भावनाओं से चमक उठीं। तुम हो? 5 साल पहले बस स्टॉप पर मिली वो जवान लड़की? मीरा भी सन्न रह गई। उसने पहचाना कि वो वही आदमी है जिसकी उसने मदद की थी जब वो ब्लड प्रेशर कम होने के कारण सड़क पर बेहोश हो गया था। उस समय वो चिंटू से गर्भवती थी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बचे हुए थोड़े से पैसे से चीनी का पानी खरीदने और उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाने में संकोच नहीं किया था। उसके बाद वो अपना नाम बताए बिना जल्दी से चली गई थी। अंकल, आप? हाँ, ये मैं ही हूं। मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिला। श्री विक्रम ने भावुक होकर मीरा का हाथ पकड़ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा संयोग होगा, उन्होंने अर्जुन से कहा। उनकी आवाज में गर्व और भावनाएं थी। अर्जुन, क्या तुम जानते हो, 5 साल पहले इसी ने मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। तुम पर उसका 2 बार जान बचाने का एहसान है। हमारा पूरा परिवार उसका ऋणी है। इस सच्चाई ने सभी को हैरान कर दिया। अर्जुन ने मीरा को देखा और फिर अपने पिता को। उसे भाग्य के इस अद्भुत खेल पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस औरत से वो प्यार करता था, जिसने उसे बारिश की रात में बचाया था, वही उसके पिता की भी रक्षक थी। उसकी अच्छाई ने बहुत पहले ही एक अच्छा रिश्ता बो दिया था। श्री विक्रम के मन में अगर कोई झिझक थी तो वो सब दूर हो गईं। उन्होंने मीरा को स्नेह और कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। बेटी, धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद।
मुझे तुम जैसी दयालु बहू से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पुरानी अच्छाई का बदला इस तरह से मिलेगा। श्री विक्रम झुके और चिंटू को गोद में उठा लिया। वो लड़का बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। नमस्ते दादाजी। बहुत अच्छा मेरा पोता। श्री विक्रम जोर जोर से हंसे। उनकी मुस्कान खुशी से भरी थी। सच्चाई के सामने आने से आखिरी गांठ भी खुल गई। मीरा को न केवल अर्जुन का प्यार मिला, बल्कि उसके पूरे परिवार ने उसका स्वागत और सम्मान किया। उनका रिश्ता जैसे उसकी अपनी अच्छाई और दयालुता से ही तय हुआ था। उस आलीशान विला के बीच खड़ी मीरा ने अर्जुन को देखा, चिंटू को दादाजी की गोद में खुश देखा। वो जानती थी कि अब से तूफान सच में गुजर चुका है। एक नया खुशहाल और शांतिपूर्ण अध्याय माँ बेटे का इंतजार कर रहा है। जबकि मीरा और अर्जुन अपने पुनर्मिलन के सुखद दिनों का आनंद ले रहे थे, रोहन और प्रिया को कानून की सजा का सामना करना पड़ा। उनकी धोखाधड़ी का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। सभी साजिशें, सभी चालें प्रकाश में आ गईं। अदालत में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्हें न केवल धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का दोषी पाया गया, बल्कि दूसरों की मानहानि और बदनामी का भी अतिरिक्त आरोप लगाया गया। उनकी गवाही ने मीरा को पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मीरा के विश्वास का फायदा उठाया था। उचित सजा सुनाई गई। रोहन और प्रिया को अपने बुरे कर्मों की कीमत जेल में कई साल बिताकर चुकानी पड़ी। ये वही अंत था जिसके वे हकदार थे। जब सच्चाई सार्वजनिक रूप से सामने आई तो जनता की राय पूरी तरह से बदल गई। प्रेस, मीडिया, जिन्होंने कभी मीरा की आलोचना की थी, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसे अच्छाई और क्षमाशीलता के एक उदाहरण के रूप में लिखा। उस गरीब लड़की की कहानी जिसने बारिश की रात में एक आदमी को बचाया, गलत समझे जाने और अपमानित होने के बावजूद अपने दयालु दिल को बनाए रखा, ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। बारिश की रात में दयालु महिला, अच्छाई की ताकत ने सभी साजिशों को हराया। शिमला की लड़की की आधुनिक परिकथा जैसे शीर्षकों वाले लेख अखबारों में धर गए। मीरा अचानक प्रसिद्ध हो गई। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी। उसने सभी साक्षात्कार के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वो बस एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। अर्जुन, राठौर ग्रुप के चेयरमैन के रूप में, ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सैकड़ों कैमरों के सामने उसने न केवल धोखाधड़ी की सच्चाई का खुलासा किया, बल्कि सार्वजनिक रूप से मीरा से माफी भी मांगी। मैं अर्जुन सिंह राठौर मीरा शर्मा जी से सबसे ज्यादा ईमानदारी से माफी मांगना चाहता हूं, अपनी मूर्खता और अविश्वास के कारण। मैंने उसे और उसके बेटे को ऐसी चोटें पहुंचाई हैं जिनकी भरपाई नहीं हो सकती। वो ना केवल धोखाधड़ी की शिकार है, बल्कि वो उपकारी भी है जिसने मेरे परिवार की 2 बार जान बचाई है। उसकी अच्छाई सबसे कीमती चीज है जो मैंने कभी जानी है। उसने अपना फैसला भी सुनाया। राठौर ग्रुप धोखाधड़ी से बरामद की गई पूरी रकम का इस्तेमाल रेनबो वॉर्मथ मीरा शर्मा नामक एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना के लिए करेगा, जो जरूरतमंद एकल महिलाओं और अनाथ बच्चों की मदद करेगा। ये वो तरीका है जिससे हम उसकी अच्छाई को और भी लोगों तक फैलाना चाहते हैं। अर्जुन के इस काम को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। उसकी प्रतिष्ठा न केवल कम हुई, बल्कि उसकी स्पष्टवादिता और जिम्मेदारी लेने की भावना के कारण और भी बढ़ गई। शांति आंटी और शिमला की छोटी गली के पड़ोसी जब खबरें पढ़ते तो उन्हें बहुत शर्म और अफसोस होता। उन्होंने मीरा जैसी अच्छी इंसान पर शक किया था। शांति आंटी ने फोन करके रोते हुए उससे माफी मांगी। मीरा ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उसने बस धीरे से सांत्वना दी और कहा कि सब कुछ बीत चुका है। सारी गलतफहमियां दूर हो गईं, सारे अपमान धुल गए, न्याय हो गया। अर्जुन और मीरा जेल में रोहन और प्रिया से मिलने गए, घमंड दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अतीत को एक अंत देने के लिए। तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मीरा ने शांति से पूछा। प्रिया ने सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, बस धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुमसे जलती थी कि तुम गरीब होने के बावजूद हमेशा वो चीजें पा लेती थीं जो मेरे पास नहीं थीं। रोहन चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। सब कुछ खत्म हो गया है, अर्जुन ने कहा। अच्छे से सुधर जाओ। उम्मीद है कि भविष्य में तुम दोनों उपयोगी इंसान बनोगे। वे चले गए, दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़कर। रास्ते में
मीरा ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रखा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मेरी वजह से तुम्हें एक बड़ी रकम का नुकसान हुआ। अर्जुन मुस्कुराया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो पैसा कुछ भी नहीं है। उसे खोकर ही मुझे एहसास हुआ कि सबसे कीमती क्या है। उसे खोकर ही मैंने तुम्हें वापस पाया। तुम्हारे और चिंटू के साथ होने के सामने बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। मीरा खुशी से मुस्कुराई। बारिश के बाद का आसमान बहुत साफ था। वो जानती थी कि अब से उसकी जिंदगी में सिर्फ धूप वाले दिन ही होंगे। 1 साल बाद शिमला की एक शांत छोटी सड़क पर एक नया रेस्टोरेंट खुला जिसका नाम बहुत खास था, रेनबो वार्मथ। रेस्टोरेंट बड़ा नहीं था, सादगी से सजाया गया था, लेकिन हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। खास बात यह थी कि हर दिन रेस्टोरेंट गरीब मजदूरों, जरूरतमंद लोगों के लिए 50 मुफ्त भोजन की थालियां देता था। रेस्टोरेंट की मालकिन मीरा शर्मा थी। उसने अपने नाम पर बने चैरिटी फाउंडेशन के कुछ पैसे से ये रेस्टोरेंट खोला था, अपने छोटे से सपने को पूरा करने के लिए कि वो दूसरों की मदद कर सके। जैसे कभी उसकी मदद की गई थी। अर्जुन अब पहले की तरह नंबरों और तनावपूर्ण मीटिंग्स में नहीं डूबा रहता था। उसने समूहों का काम अपने अधीनस्थों को सौंप दिया और अपना ज्यादातर समय शिमला में मीरा के साथ रेस्टोरेंट का प्रबंधन करते हुए बिताया। वो मालिक नहीं बल्कि एक विशेष वेटर था। वो खुशी खुशी परोसता, सफाई करता और ग्राहकों से बात करता था। अब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। शांति आंटी भी पास में ही रहने आ गई थी। वो हर दिन आकर मीरा की मदद करती थी। इसे अपनी पुरानी गलती सुधारने का एक तरीका मानती थी। सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। आज मीरा और अर्जुन की शादी की पहली सालगिरह थी। रेनबो वार्मथ रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी आयोजित की गई थी। मेहमान अमीर व्यवसायी नहीं बल्कि मजदूर, अकेले बूढ़े लोग और अनाथ बच्चे थे जिनकी रेस्टोरेंट अक्सर मदद करता था। माहौल बहुत गर्म और खुशनुमा था। श्री विक्रम भी वहां थे। वो एक कोने में बैठकर अपने बच्चों और पोते को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। चिंटू अब 5 साल का हो गया था। बहुत समझदार हो गया था। उसने एक छोटा सा सूट पहना हुआ था जो अर्जुन का एक छोटा सा संस्करण लग रहा था। वो पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ता फिरता, माँ की मदद करता और अंकल आंटी को नैपकिन देता था। पार्टी के दौरान अर्जुन उठा और मीरा का हाथ पकड़ा। उसने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद, मुझे ये सिखाने के लिए कि सच्चा प्यार और अच्छाई क्या होती है। मेरी गलतियों को माफ करने के लिए धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान सूरजमुखी की तरह खिली हुई थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सबने तालियां बजाई। चिंटू दौड़कर अपने माता पिता के बीच में आ गया। उसने दोनों की टांगों को गले लगा लिया। सिर उठाकर उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें चमक रही थीं। उसने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को हंसा दिया और रुला भी दिया। पापा, क्या कल भी बारिश होगी? मुझे बारिश पसंद है क्योंकि बारिश के दिन किसी को बचाया जाता है। चिंटू के मासूम शब्दों ने सभी को उस परी कथा की याद दिला दी जो एक भाग्यशाली बारिश की रात से शुरू हुई थी। एक बारिश जो दुख लेकर आई थी, लेकिन वही बारिश मुलाकात, उद्धार और एक खूबसूरत प्यार भी लेकर आई थी। अच्छाई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक बीज की तरह होती है। बस एक बारिश की बौछार से वो अंकुरित होकर खुशी के सुगंधित फूल खिला सकती है। अर्जुन झुका और चिंटू को गोद में उठा लिया। उसने अपने बेटे के माथे पर चूमा और फिर मीरा के होठों पर। अब से चाहे बारिश हो या धूप, हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। बाहर शिमला में हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी थीं, लेकिन रेनबो वार्मथ रेस्टोरेंट के अंदर माहौल बहुत गर्म था। हंसी मजाक, एक साधारण गिटार की धुन, सब मिलकर एक खुशहाल, संतुष्ट संगीत बना रहे थे। आखिरी दृश्य एक परिवार का है। 3 लोग एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए हैं। गर्म पीली रोशनी में उनकी खिली हुई मुस्कान। सारे तूफान गुजर चुके थे। केवल प्यार और शांति हमेशा के लिए रह गई थी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारी यही दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हम सबके साथ जरूर साझा करें।